डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, जिसे सिर्फ मनोरंजन के लिए एडिट और अनुवादित किया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का हिस्सा हैं। किसी भी व्यक्ति, परंपरा या समुदाय को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। और हाँ दोस्तों, अगर आप नाइट स्टोरीज पर नए हैं तो दिल से लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले पाएं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। करीब 7 मिनट बाद चौहान परिवार के कबीले से एक तीसरी महिला को बाहर कर दिया गया। वह 20 जोड़ साल की महिला थी। हजार हाथ एल्डर दादी का चेहरा थोड़ा सा झुर्रीदार हो गया जब उसने देखा कि यह लड़की बाहर हो गई है। इस लड़की का नाम नंदिनी चौहान था। छोटी उम्र से ही उसमें असाधारण मार्शल आर्ट प्रतिभा थी। उसे चौहान परिवार के कबीले ने गोद ले लिया और उसका उपनाम बदलकर चौहान रख दिया गया। एक बच्चे के रूप में वह शौर्य चौहान के साथ बड़ी हुई और उसका भविष्य में शौर्य चौहान की उपपत्नी बनना तय था। मूल रूप से रहस्यमय क्षेत्र के इस अभियान के लिए नंदिनी ने शौर्य चौहान के साथ यात्रा की थी। वह उसकी रक्षा और मदद करने के लिए जिम्मेदार थी। इसलिए हजार हाथ एल्डर दादी को नंदिनी से कुछ उम्मीदें थीं। उन्हें उम्मीद थी कि वह शौर्य के साथ मिलकर बहुत दूर तक जा सकती है। हालांकि उसे शुरू में ही अप्रत्याशित रूप से बाहर कर दिया गया। ये देखकर हजार हाथ एल्डर दादी भौचक्की रह गईं। ये लड़की आमतौर पर काफी सक्षम थी, लेकिन जब उसकी वास्तव में जरूरत थी तो वह विफल हो गई। शौर्य कैसा है, हजार हाथ है? एल्डर दादी ने नंदिनी की चोटों को नजरअंदाज कर दिया और पहले शौर्य चौहान के बारे में पूछा। मैं यंग मास्टर की मदद करने में असमर्थ थी। नंदिनी ने जल्दी से एक गोली निगल ली और अपराध बोध से भरकर बोली, यंग मास्टर ने पूरी तरह से परीक्षण पास कर लिया। उसने सभी को चौंका दिया। न केवल उसने सबसे कम समय लिया, बल्कि वह बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ। इसके अलावा उसे महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र का पुरस्कार एम्पायरियन मार्क भी मिला। एम्पायरियन मार्क नंदिनी के शब्दों को सुनकर हजार हाथ एल्डर दादी खुशी से मुस्कुराई। उसके लिए एम्पायरियन मार्क प्राप्त करना समझ में आता है। शौर्य के लिए यह बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। उसे कितने मिले? 5। मैंने उन्हें बहुत सावधानी से गिना था। बहुत बढ़िया। हजार हाथ एल्डर दादी और भी ज्यादा खुश हो रही थी। उसे अब अपने सामने शौर्य चौहान की भावी उपपत्नी में कोई दोष नजर नहीं आ रहा था। अगर ऐसा है तो चलो तुम्हारी असफलता को भूल जाते हैं। तुम्हारी योग्यताएं सीमित हैं और शौर्य को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। पिछले महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के परीक्षण में शौर्य ने काफी संख्या में एम्पायरियन मार्क्स प्राप्त किए थे। उसे पहले परीक्षण में 3 मार्क्स मिले थे, लेकिन अंत में उसे महान महारानी की तिजोरी खोलने के लिए बस कुछ और मार्क्स की जरूरत थी। लेकिन इस बार शौर्य को पहले परीक्षण में 5 अंक मिले। ऐसा लगता है कि महान महारानी के खजाने शौर्य के होंगे। हजार हाथ एल्डर दादी की आवाज बहुत तेज थी, क्योंकि उसने इसे बिल्कुल भी नहीं छिपाया था। विभिन्न गुटों के कई लीडर्स ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। उन सभी ने चौहान परिवार के कबीले के जेड स्प्रॉल को देखा था, इसलिए वे जानते थे कि एम्पायरियन मार्क का क्या मतलब है। वे शौर्य चौहान को 5 एम्पायरियन मार्क्स मिलने से ईर्ष्या कर रहे थे। वह बूढ़ी औरत बहक गई है, राठौर परिवार की तरफ से कुलमाता ने गुस्से से कहा। उसे उस समय हजार हाथ एल्डर दादी को अपंग न करने का पछतावा हो रहा था। अब चौहान परिवार के लोग परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि उनके लिए संभावनाएं गंभीर लग रही थीं। इससे कुलमाता के दिल में गुस्सा पनपने लगा। कुलमाता की नजर को भांपते हुए हजार हाथ एल्डर दादी ने उपहास किया। अवशेष परीक्षण के बाद वह राठौर परिवार से बहुत नफरत करने लगी थी। वह राठौर परिवार को जमीन पर गिराने के लिए और उनमें से हर एक को मार डालने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। कुलमाता कावेरी, क्या आपको लगता है कि आपका राठौर परिवार उस छोटी चुड़ैल लड़की को ठीक करने वाला प्राचीन नुस्खा प्राप्त करने में सक्षम होगा? क्या मजाक है? अगर आपके राठौर परिवार के 10 जूनियर में से 2-3 जीवित वापस आ सकते हैं तो ये भी प्रभावशाली होगा। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में आज का अभियान आपके राठौर परिवार के पतन की शुरुआत होगी। एक दिन ऐसा आएगा जब मेरा चौहान परिवार कबीला आपके राठौर परिवार को रतनगढ़ दुनिया से मिटा देगा। हजार हाथ एल्डर दादी की आवाज में हत्या का इरादा था, जबकि कुलमाता की आंखें ठंडी हो गईं। राठौर परिवार और चौहान परिवार के कबीले के लिए खूनी मुकाबले का समय आ गया था। वह हजार हाथ एल्डर दादी के साथ व्यर्थ की लड़ाई नहीं करना चाहती थी। वह अपने राठौर परिवार के जूनियर्स को पाने के लिए इंतजार कर रही थी, इसलिए उसे पूरी तरह से एकाग्र होना था ताकि वह किसी व्यक्ति को बचाते समय चौहान परिवार के कबीले को उन पर छिपकर हमला करने से रोक सके। हालांकि 7-8 मिनट के बाद महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार के स्थानिक उतार चढ़ाव कमजोर हो गए।
असफल होने वाले जूनियर को रहस्यमय क्षेत्र से बाहर निकाले हुए काफी समय हो गया था। इससे कुलमाता को सोचना पड़ा। चूंकि उसने श्याम या अर्जुन को नहीं देखा था, तो क्या ये हो सकता है कि वे दोनों ही गुजर गए हों? कोई नहीं बचा है। शायद अर्जुन बाहर नहीं आएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे राठौर परिवार के जूनियर में से केवल एक को पहले परीक्षण में बाहर कर दिया गया था? राठौर परिवार के 10 लोगों में से केवल आकाश की ही हत्या हुई थी। अन्य 9 का पता नहीं चला था। राठौर परिवार के एल्डर्स की भोली सोच के जवाब में हजार हाथ एल्डर दादी ने नाक भान सिकोड़ी। चूंकि महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र का खात्मा अभी तक नहीं हुआ था, इसलिए अर्जुन को जल्द या बाद में बाहर निकाल दिया जाना तय था। वह शौर्य चौहान की व्यवस्थाओं को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वह अर्जुन की भयानक मौत का दृश्य देखने के लिए उत्सुक थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार के स्थानिक उतार चढ़ाव धीरे धीरे शांत हो गए। किसी को भी बाहर नहीं निकाला गया। हजार हाथ एल्डर दादी का बुरा चेहरा भी धीरे धीरे जम गया। वे सचमुच पास हो गए। एल्डर बालकृष्ण और कुलमाता ने एक दूसरे को देखा। वे अंदर से बहुत खुश थे। श्याम राठौर के बारे में कहने के लिए कुछ खास नहीं था, क्योंकि वह राठौर परिवार द्वारा पाला गया एक युवा कुलीन था, इसलिए उसका अच्छा प्रदर्शन करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हालांकि अर्जुन एक युवा था जो पूर्व से आया था और उसने एक दूसरे फोकस उजाड़ स्वर्ग तकनीक पर बहुत समय और ऊर्जा खर्च की थी। ऐसी परिस्थितियों में वह वास्तव में पहला परीक्षण पास कर सकता था। ये परिणाम और उनकी प्रतिभा अद्भुत थी। सपने देखना बंद करो। इस समय हजार हाथ एल्डर दादी की तीखी आवाज फिर से सुनी जा सकती थी। क्या तुम सच में सोचते हो कि राठौर परिवार के बचे हुए 9 लोग इस परीक्षा को पास कर सकते हैं, खासकर अर्जुन जैसा छोटा कमीना? मैं तुम्हें बता दूं, मरने के कई तरीके हैं। कुछ लोग लाशें छोड़ जाते हैं, जबकि ऐसे भी समय होते हैं जब लाश को पीछे नहीं छोड़ा जाता। उदाहरण के लिए, हड्डियों को धूल में काट दिए जाने के बाद भले ही उससे महान महारानी रहस्यमयी क्षेत्र द्वारा बाहर निकाल दिया गया हो, ये सिर्फ धूल होगी जो आंख को नहीं पकड़ पाएगी। आप में से कौन उस छोटे कमीने को उस रूप में पहचान सकता है? हजार हाथ एल्डर दादी के शब्दों ने कुलमाता के दिल को डूबा दिया। योद्धाओं के लिए किसी व्यक्ति को मारने के बाद उसकी लाश को नष्ट करना एक सरल कार्य था। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और उन युवा साधकों की ओर देखा जो मारे जा चुके थे। ये सभी लोग 16 जोड़ाए छोटे के थे। कुलमाता की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी, इसलिए वह उन कुछ लोगों को याद रख सकती थी जो अर्जुन के साथ रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र के नियमों के अनुसार एक बार प्रवेश करने के बाद उन्हें समान आयु के साधकों के साथ समूहीकृत किया जाएगा। इन लोगों को अर्जुन की स्थिति के बारे में पता था। इसमें वह मोटा युवक भी शामिल था जिसने अपना हाथ खो दिया था और महिला उसे पुष्कर कहकर बुला रही थी। इस समय वह अपनी बेहोशी अवस्था से जाग चुका था और उसने संयोग से कुलमाता और हजार हाथ एल्डर दादी के बीच तीखी नोकझोंक भी सुन ली थी। हजार हाथ एल्डर दादी ने अपने पिछले कुछ वाक्यों में अर्जुन का जिक्र किया था। इस वजह से मोटे आदमी को एहसास हुआ कि चौहान परिवार के कबीले और राठौर परिवार के 2 महत्वपूर्ण लोगों के बीच संघर्ष का कारण सिर्फ दोनों परिवारों की एक दूसरे के प्रति नफरत ही नहीं थी, बल्कि इसका अर्जुन से भी बहुत कुछ लेना देना था। अर्जुन इस राक्षस के बारे में सोचते हुए छोटा मोटा, जो अभी भी महिला की बाहों में लेटा हुआ था, ने अपना मोटा चेहरा हिलाया। वह बच्चा बहुत अजीब था। यह इतना अजीब था कि इससे दूसरों में डर पैदा हो गया। और जिस बात ने छोटे मोटे को सबसे ज्यादा डराया वह ये थी कि उसने वास्तव में पहले अर्जुन को मारने के बारे में सोचा था। शुक्र है कि उसने कोई कदम नहीं उठाया, अन्यथा वह शायद महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में अपने मोटे शरीर को अलविदा कह देता। और जब उसने हजार हाथ एल्डर दादी को ये कहते सुना कि अर्जुन निश्चित रूप से परीक्षण द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा, तो मोटे ने अपनी छोटी छोटी आंखें झपकाईं। उसका भाव अत्यंत अजीब था। जहां तक उन अन्य लोगों का प्रश्न है जो अर्जुन के समान समूह में थे लेकिन बाहर हो गए, उनके भी भाव समान थे। तुमने मुझे याद दिलाया। हजार हाथ एल्डर दादी ने कुलमाता की निगाहों को देखा और फिर उन युवकों से कहा, मुझे पता है कि शौर्य ने इनाम देने का वादा किया था। अब शौर्य अभी भी परीक्षणों में है और वह बाहर नहीं आया है। मैं पुरस्कार देने में मदद करूंगी। तुम में से किसने उस छोटे कमीने अर्जुन को मारने की प्रक्रिया में मदद की? चाकू से मारना या तलवार से वार करना, इनमें से कोई भी मुझसे पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। जब तक यह असली है तुम सभी को यह मिलेगा। हजार हाथ एल्डर दादी की आवाज भारी लेकिन तेज थी। जब उसने उसमें युआन क्यूई डाला तो वह आसानी से सबके कानों में पहुंच गई।
वह कुलमाता के चेहरे को रौंदने के लिए इस तरह के एक तरीके का उपयोग करना चाहती थी जिससे राठौर परिवार को गंभीर झटका लगे। हालांकि हजार हाथ एल्डर दादी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बाहर किए गए युवाओं में से कोई भी अपना पुरस्कार लेने के लिए आगे नहीं आया था। इसके बजाय वे सभी उसे अजीब तरह से देख रहे थे। ओह, इसका क्या मतलब है? हजार हाथ एल्डर दादी को यह अजीब लग रहा था। उसे कुछ आशंका थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्थिति वैसी नहीं थी जैसा उसने सोचा था। हमने अर्जुन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मोटा आदमी सबसे पहले बोला। हजार हाथ एल्डर दादी को झटका लगा क्योंकि उसके दिल में बेचैनी की भावना और अधिक तीव्र हो गई थी। कुलमाता ने भी छोटे मोटे को देखा। कुलमाता की निगाह को भांपते हुए मोटे आदमी ने जल्दी से कहा, दादी कृपया मुझे गलत मत समझिए। मेरा कभी भी यंग मास्टर अर्जुन से निपटने का इरादा नहीं था, न ही मैंने किसी इनाम का लालच किया। मोटा आदमी जल्दी से सब कुछ स्पष्ट कर देना चाहता था। वह पहले से ही डरा हुआ था। उसके उठने के कुछ ही समय में उस भयानक प्राचीन उजाड़ जानवर ने उसका हाथ फाड़ दिया था और फिर भी अर्जुन ने एक तीर से उसे हरा दिया था। हालांकि संकेत बैनर्जी जैसे लोगों ने सोचा कि अर्जुन की किस्मत अच्छी थी और वह प्राचीन उजाड़ जानवर की कमजोरी से टकरा गया, लेकिन इस मोटे आदमी के मन में ऐसा कुछ नहीं था। अर्जुन बहुत अजीब था। वह नहीं चाहता था कि उसे एक मोटे आदमी का रूप में याद किया जाए जो अर्जुन को इनाम पाने के लिए मारना चाहता था। इसलिए उन्होंने इस अवसर का उपयोग अपना रुख स्पष्ट करने के लिए किया। कुलमाता ने स्वाभाविक रूप से उसके शब्दों में मोटे आदमी के डर को देखा। वह उत्सुक थी और उसने पूछा, अर्जुन को क्या हुआ? वह पूरी तरह से सफल रहा। न केवल वह घायल नहीं हुआ बल्कि उसने प्राचीन उजाड़ जानवर को भी मार डाला और इस वजह से महान महारानी रहस्यमयी क्षेत्र ने उसे एम्पायरियन मार्क से पुरस्कृत किया। मोटा आदमी थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। एम्पायरियन मार्क, कुलमाता की आंखें चमक उठीं। यह एक बहुत ही सुखद आश्चर्य था। उसने सोचा था कि अर्जुन का उत्तीर्ण होना बहुत प्रभावशाली होगा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह एम्पायरियन मार्क प्राप्त करेगा। अर्जुन को एम्पायरियन मार्क मिला। एल्डर बालकृष्ण ने भी बात की। राठौर परिवार के महान एल्डर के रूप में उन्होंने ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया होता जिसने एम्पायरियन मार्क प्राप्त किया हो, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो मार्शल आर्ट में एम्पायरियन मार्क प्राप्त कर सकता था और साथ ही साथ असाधारण उजाड़ स्वर्ग तकनीक प्रतिभा रखता था। ये कुछ ऐसा था जो उन्हें प्रभावित कर रहा था। हाँ, और उसे काफी संख्या में मिले। बोलते समय मोटे आदमी के चेहरे पर कड़वाहट थी। कितने? कुलमाता ने जल्दी से पूछा। ये मोटे अपना सिर खुजलाया और अनिश्चितता से कहा, यह ऐसा था। ओह, 30 से अधिक। कितने? कुलमाता पूरी तरह से सदमे में थी। यहां तक कि एल्डर बालकृष्ण भी सदमे से पूरी तरह से डर गए थे। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। 30 से अधिक। हजार हाथ एल्डर दादी चिल्लाए, लगभग अपनी जीभ काटते हुए। लोग एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए। एम्पायरियन मार्क्स कीमती थे। किसी व्यक्ति के लिए 2-3 मार्क्स प्राप्त करना प्रभावशाली होता था। विभिन्न गुटों में से उनके जूनियर्स ने भी एम्पायरियन मार्क्स प्राप्त किए थे, लेकिन उनके पास मुट्ठी भर से भी कम थे। फिर भी इस कमबख्त मोटे ने कहा कि अर्जुन को 30 से ज्यादा मार्क्स मिले। क्या उसने सोचा कि एम्पायरियन मार्क्स सड़कों पर खुलेआम बेचे जाते थे? खास तौर पर वे लोग जो रहस्यमयी क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे लेकिन पहले दौर में असफल होने के कारण बाहर हो गए। जब मोटे ने कहा कि अर्जुन ने आसानी से एम्पायरियन मार्क्स प्राप्त कर लिए तो वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? छोटे मोटे कमीने, क्या बकवास कर रहे हो? अरे मोटे, क्या तुम पागल हो गए हो? कई परिवार कुलों की युवा पीढ़ी क्रोधित होकर उसे डांटने लगी। इन लोगों की डांट हर तरफ से आ रही थी। इतने सारे लोगों द्वारा पूछे जाने के बाद वह छोटा मोटा पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसे गुस्सा आ गया। उसे इस बात से कोई ऐतराज नहीं था कि लोग उसे छोटा मोटा कहें, लेकिन उसे इस बात से नफरत थी कि लोग उसे छोटा मोटा कमीना या बहुत मोटा कहें। छोटे मोटे को गुस्सा आया और उसने तुरंत गालियां देते हुए कहा, तुम कूड़े के ढेर हो। क्या तुम चते हो कि दूसरे तुम्हारे जैसे हैं क्योंकि तुम यह नहीं कर सकते? अर्जुन ने 30 से अधिक एम्पायरियन मार्क्स प्राप्त किए। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। छोटा मोटा आदमी बाहर कूदने को तैयार था क्योंकि वह जानता था कि जो लोग पहले राउंड में बाहर हो गए थे वे सभी कमजोर और बेकार लोग थे। वह उन्हें अपमानित करने से नहीं डरता था क्योंकि उनमें से कोई भी दूसरों से ज्यादा मजबूत नहीं था। जो लोग उस छोटे से मोटे आदमी द्वारा डांटे गए थे वे तुरंत उन बिल्लियों की तरह हो गए जिनकी पूंछ पर तब पैर रखा गया था जब उन्होंने उसे कचरा कहते सुना था।
सबसे पहले बाहर होने के बाद वे पहले से ही अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा चुके थे, इसलिए वे बेहद गुस्से में थे। जैसे ही बहस शुरू होने वाली थी, उस छोटे मोटे व्यक्ति के बगल में एक और व्यक्ति, जो उसके साथ ही बाहर हो गया था, आगे आकर खड़ा हो गया। एक लड़की ने कहा, ये 36 था। मैन ए बहुत सावधानी से गिनती की थी, इसमें कोई गलती नहीं हुई। लड़की ने कहा और आह भरी, मानो वह अपने और अर्जुन के बीच के अंतर पर आह भर रही हो। इसके बाद कुछ युवाओं ने भी इसकी पुष्टि की। कुल 8 युवा थे, सभी अलग अलग परिवार के कुलों और गुटों से थे। अब जब सभी ने पुष्टि की तो ये कुलीन लोग सामूहिक रूप से गलत गिनती नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उनका सामूहिक रूप से आम जनता पर मजाक उड़ाने का कोई मतलब नहीं था। इस प्रकार अर्जुन ने वास्तव में 36 एम्पायरियन मार्क्स प्राप्त कर लिए थे। यह एहसास होते ही सभी लोग अचंभित हो गए। सभी ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो, खासकर चौहान परिवार के लोग। उनके चेहरे सबसे बदसूरत थे। संभव है कि हजार हाथ एल्डर दादी का चेहरा विकृत था। उसके बिखरे सफेद बाल खड़े हो गए थे और उसके कड़क पतले शरीर के साथ वह एक कब्र की तरह लग रही थी जिसमें उगी हुई घास बाहर निकली हुई थी। जब उसे पता चला कि शौर्य चौहान ने 5 एम्पायरियन मार्क्स प्राप्त किए हैं, तो उसने पहले खुद की पीठ थपथपाई थी और वह अर्जुन की लाश की भयानक स्थिति को देखने के अवसर पर भी बहुत खुश होना चाहती थी। हालांकि पलक झपकते ही वास्तविकता ने उसे एक भारी झटका दिया था। उसका बूढ़ा चेहरा टुकड़े टुकड़े हो गया था। अर्जुन मरा नहीं था और उसके परिणामों ने सभी को मात दे दी थी। शौर्य चौहान का मूल रूप से जो बुरा परिणाम नहीं था, वह अर्जुन के नंबर के जोड़ अंक में भी नहीं था। उसकी अंतड़ियां आपस में उलझ गईं और उसने अपने पीले दांत पीसते हुए कहा, असंभव। कोई कारण तो होगा, इस बच्चे में इतनी प्रतिभा नहीं हो सकती। उसने जरूर कोई रास्ता निकाला होगा। हजार हाथ एल्डर दादी को पूरा यकीन था। यहाँ तक कि राठौर परिवार के लोग भी इस बात से हैरान थे। चौहान परिवार के एल्डर्स की तो बात ही छोड़िए। शौर्य चौहान रतनगढ़ दुनिया में एक शीर्ष प्रतिभा के मानक का प्रतिनिधित्व करता था। इसलिए अगर अर्जुन की प्रतिभा उसके जैसी होती तो वे चौंक जाते, लेकिन फिर भी इसे स्वीकार कर सकते थे। हालांकि यह असंभव लग रहा था कि अर्जुन उनके बीच इतना बड़ा अंतर छोड़ सकता है। जूनियर, मुझे बताओ, अर्जुन ने पहला परीक्षण कैसे पास किया? बोलने वाला व्यक्ति चौहान परिवार का महान एल्डर चंद्रभान चौहान था। वह त्वचा की एक परत से लिपटा हुआ कंकाल जैसा था और उसका चेहरा उदास था। कोई नहीं बता सकता था कि वह क्या सोच रहा था। चंद्रभान के शब्दों में उसकी इच्छाशक्ति समाहित थी और ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई जादुई शक्ति है। इससे उसकी आवाज सुनने वाले युवक ने आज्ञाकारी ढंग से उत्तर दिया, वरिष्ठ। मामला कुछ इस तरह था। पहली चुनौती जो हमारे सामने आई, वह एक प्राचीन उजाड़ जानवर द्वारा संरक्षित पुल को पार करना था। अन्य लोगों ने केवल प्राचीन उजाड़ जानवर के हमलों को चकमा दिया, लेकिन अर्जुन ने प्राचीन उजाड़ जानवर की कमजोरी को पहचान लिया और उसे एक ही वार में मार गिराया। उसे इसकी कमजोरी मिल गई। लोग दंग रह गए। अर्जुन ने अकेले ही कमजोरी खोज ली। बोलने वाला व्यक्ति ली अग्नि संप्रदाय का एक आंतरिक एल्डर था। उसने बोलने वाले युवक को घूर कर देखा क्योंकि उसके दिल में बेचैनी महसूस हो रही थी। वह जानता था कि उसके संप्रदाय में पिछले 3 सालों का नंबर 1 व्यक्ति संकेत बनर्जी अर्जुन के साथ समूह में था। उसका परीक्षण अर्जुन के समान ही कठिन था। हालांकि अर्जुन कमजोरी खोजने में कामयाब रहा, लेकिन संकेत नहीं। हाँ, यंग मास्टर संकेत ने कहा कि अर्जुन की किस्मत अच्छी थी। ये किस्मत से था, युवक ने सच कहा। भाग्य से, चूंकि यह उनकी अपनी आंखों से नहीं देखा गया था, इसलिए उनके लिए यह बताना मुश्किल था कि क्या यह वास्तव में भाग्य से था। हालांकि ये सच था कि अर्जुन असाधारण था। आखिरकार ये रहस्यमय क्षेत्र प्राचीन महान महारानी द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसमें इतनी बड़ी खामियां नहीं हो सकती थी। तो यह ऐसा ही है। हजार हाथ एल्डर दादी का चेहरा भयावह हो गया और वह घृणा से बोली, उस छोटे कमीने की आंखें और जाके आर पार देख सकती हैं। उसने प्राचीन उजाड़ जानवर की कमजोरी ढूंढने के लिए इसका इस्तेमाल किया होगा। ये बात कि अर्जुन के पास ऊर्जा की आंखें थीं, ये बात वहां मौजूद बहुत से लोगों को नहीं पता थी। इसलिए जब उसने यह बात कही तो लोग हैरान रह गए। ये छोटा सा बदमाश चालाकी करने में माहिर है। ये सोचना कि वह वाकई कोई बचाव का रास्ता खोजने में कामयाब हो गया है। हालांकि बस इतना ही। महान महारानी रहस्यमयी क्षेत्र में उसके लिए कोई बचाव का रास्ता नहीं होगा जिसका वह पूरा फायदा उठा सके। जब सभी विफलताएं महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से बाहर भेज दी गईं, तो अर्जुन, संकेत और कंपनी के सामने असीम आकाश से प्रकाश का एक विशाल स्तंभ गिरा।
ये प्रकाश स्तंभ एक दिव्य तलवार की तरह था। इसने अंतहीन सफेद मैदानों को दो भागों में विभाजित कर दिया था। लोग चौंक गए। उन्होंने देखा कि सफेद अंतहीन मैदान धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो रहे थे, जैसे कि एक बड़े मंच का पर्दा अलग हो रहा हो, और पर्दे के पीछे एक और पूरी तरह से अलग दुनिया थी। इस दुनिया को देखकर, चाहे वह अर्जुन हो, संकेत हो, आरव या श्याम, सभी युवा वर्ग दंग रह गए। ये दुनिया खंडहर जैसी लग रही थी। ये बहुत बड़ी थी और जमीन के ऊपर अनगिनत मलबे थे। वहां टूटी हुई इमारतें, मरे हुए उजाड़ जानवरों की हड्डियां थीं। जादुई हथियारों और कवच के टुकड़े भी थे। सारा मलबा एक अज्ञात शक्ति द्वारा बहाकर ले जाया गया, जो एक भयानक तूफान में बदल गया। और मलबे के तूफान के केंद्र में एक धुंधला काला टॉवर था जो आकाश की ओर बढ़ रहा था। यह उस जगह से बहुत दूर था जहां अर्जुन और कंपनी खड़ी थी। यह ऊंची मीनार एक दिव्य स्तंभ की तरह दिखती थी जो स्वर्ग को थामे हुए थी। यह विशाल और प्राचीन थी और असीम शक्तिशाली आभा बिखेर रही थी। और जिस जगह पर अर्जुन और उनके साथी खड़े थे, वह आसमान में हजारों मीटर ऊपर थी। वे एक ऐसी जगह पर खड़े थे जो आसमान में एक छोटी सी खिड़की की तरह लग रही थी। इस छोटी सी खिड़की से वे विशाल और रहस्यमयी दुनिया को देख सकते थे। और जिस चीज ने उनके दिल की धड़कन बढ़ा दी, वह थी छोटी सी खिड़की के ठीक सामने 12 1 फुट चौड़े पुल। वे आसमान में फैले हुए थे, किसी की नजर की सीमा तक विशाल मलबे के तूफान में गायब हो रहे थे। इन पुलों का कोई सहारा नहीं था। वे आसमान में फैले इंद्रधनुष की तरह थे। दूर दूर तक जहां भयंकर तूफान चल रहा था, पुल भी तूफान के कारण हिल रहे थे, मानो वे कभी भी टूट जाएंगे। ये दृश्य देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। इस दृश्य का दृश्य प्रभाव बहुत अधिक था। संकेत बनर्जी ने गंभीरता से कहा, मुझे लगता है कि यह रास्ता दूर स्थित टॉवर तक जाता है। संकेत के शब्दों ने सभी को एक दूसरे की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। पुल बहुत संकरे थे और वे उस अजीब तूफान के बीच लटके हुए थे। यह न तो ठीक से देखा जा सकता था और न ही उनकी समझ इसकी जांच कर सकती थी। जहां तक क्षितिज में स्थित ऊंचे टॉवर की बात है, तो वह बहुत दूर था। इसलिए ये पुल संभवतः उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा लंबे थे। इस समय महान महारानी रहस्यमयी क्षेत्र की ठंडी आवाज सभी के कानों में गूंजी। गॉड एडवेंट टॉवर तक पहुंचने के लिए पुल पर कदम रखो और दूसरे स्तर का परीक्षण खोलो। गॉड एडवेंट टॉवर। उस काले टॉवर का नाम गॉड एडवेंट टॉवर है। संकेत ने आंखें मूंद ली और क्षितिज में काले टॉवर को देखा। गॉड एडवेंट टॉवर, एक टॉवर जहां देवता प्रकट हुए। इस टावर के अंदर ऐसा क्या होगा कि इसका नाम ऐसा रखा गया? हालांकि पुल पार करना कोई दूसरी चुनौती नहीं थी, लेकिन दूर से भयावह तूफान को देखते हुए शायद यह आसान काम नहीं था। यदि वे पुल से फिसल गए तो कुछ भी भयानक घटित हो सकता है। जहां तक अपनी ताकत या जादुई वस्तुओं का इस्तेमाल करके उड़ने की बात है, तो यह असंभव लग रहा था। वहां मौजूद सभी कुलीन लोग इस रहस्यमयी दुनिया में एक शक्तिशाली बल क्षेत्र को महसूस कर सकते थे। यह एक ऐसी शक्ति थी जो अंतरिक्ष को ही विकृत कर रही थी। यहाँ 12 पुल हैं, हर कोई एक चुनकर चला जाए, संकेत बनर्जी ने कहा। फिर वह उछला और एक तेज किरण की तरह लगभग 100 फीट दूर तैरने लगा और फिर बीच में एक पुल पर स्थिर होकर उतर गया। उसने सबकी ओर देखा, उसकी नजर क्षण भर के लिए अर्जुन पर रुकी। अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन ने संकेत की आंखों में युद्ध की भावना स्पष्ट रूप से महसूस की। वह संकेत के विचारों को समझ सकता था। वह एक घमंडी व्यक्ति था, इसलिए वह ये स्वीकार नहीं कर सका कि पहले परीक्षण क्षण में उसे पूरी तरह से पराजित कर दिया गया था। इसके अलावा संकेत का मानना था कि वह समूह में सबसे मजबूत व्यक्ति था। संकेत अर्जुन से हारने पर क्रोधित था, जिसने छल का इस्तेमाल किया था। वह पुनः नंबर 1 स्थान जीतना चाहता था। चलो ऊपर चलते हैं। युवा साधक पुलों पर छलांग लगाने लगे। कुछ लोग आत्मविश्वास से भरे हुए थे, जबकि अन्य बहुत सावधान थे। अर्जुन भी उनमें से एक था। जब वह पुल पर उतरा तो उसने महसूस किया कि बहुत सी निगाहें उस पर पड़ रही हैं। जाहिर है, पहले दौर में अर्जुन के प्रदर्शन ने बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया था। हालांकि लोगों को अब यह नहीं लगता था कि वह आसानी से बाहर हो जाएगा, लेकिन किसी को भी विश्वास नहीं था कि वह कोई और अधिक आश्चर्यजनक परिणाम हासिल करेगा। अर्जुन इस शत्रुता से अप्रभावित था, क्योंकि वे महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के अंदर उस पर हमला नहीं कर सकते थे। पुल पर तेज हवाएं चल रही थीं। संकेत बनर्जी सबसे आगे था। वह स्वीपिंग फिगर स्वॉट स्टेप्स का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए उसके सामने उसकी 3 प्रतिरूप थीं, जो रास्ता बना रही थीं। 100 से ज्यादा तलवार की किरणें चारों ओर उड़ रही थीं।
ये तलवार क्यों हवा को चीरती हुई संकेत पर दबाव कम कर रही थी। इसके परिणामस्वरूप वह बिना ज्यादा प्रयास किए आसानी से आगे बढ़ पा रहा था। इस दृश्य ने कई लोगों को मन ही मन भयभीत कर दिया। यहाँ तक कि अर्जुन को भी लगा कि संकेत की क्षमताएं वाकई असाधारण थीं। और संकेत बैनर्जी अर्जुन से थोड़ा बड़ा था। अगर अर्जुन ने वास्तव में उससे लड़ाई की तो उसे यकीन नहीं था कि कौन जीतेगा, क्योंकि अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं था। उसके पास कई छिपे हुए घातक चालें थीं, लेकिन संकेत, जो ली अग्नि संप्रदाय के आंतरिक शिष्यों में सबसे अच्छा था, के पास भी संभवतः कई घातक चालें थीं। आह! इस समय एक तीखी चीख सुनाई दी। उनके सामने तूफान फट गया और तूफान से 2 मीटर लंबी काली छाया सीधे संकेत की ओर बढ़ी, जो आगे चल रहा था। इस काली छाया में धातु जैसी चमक थी। ये भेड़िए जैसा दिख रहा था, लेकिन इसकी पीठ पर धातु के पंख थे, जिससे ये तूफान में भी आजादी से उड़ सकता था। धातु का औजार जानवर। संकेत घबरा गया, लेकिन वह मजबूत था और उसकी प्रतिक्रियाएं तेज थीं। जब वह पीछे की ओर सिकुड़ा तो 3 तलवार क्यू किरणें आगे की ओर सीटी बजाती हुई आईं। ची ची ची! तलवार क्यू ने धातु से बने उस औजार जानवर को उसके चारों अंगों से काट दिया और जल्द ही वह टुकड़े टुकड़े हो गया। पेंग! धातु से बने उस वीरान जानवर की लाश फट गई। संकेत ने राहत की सांस ली। अगर उसकी प्रतिक्रियाएं तेज नहीं होती तो धातु का औजार जानवर अपने हमले में सफल हो जाता। परिणाम विनाशकारी हो सकते थे। धातु से बने इस औजार जानवर की गति भले ही तेज हो, लेकिन इसकी सुरक्षा कमजोर थी। जब तक कोई इसके हमले से बच सकता था, इसे मारना मुश्किल नहीं था। संकेत मन ही मन खुश हो रहा था। इस समय धातु के औजार जानवर के अवशेषों से एक हल्का बिंदु अलग होकर संकेत की बांह पर आ गिरा। संकेत को अपनी बांह पर सिर्फ एक चुभन महसूस हुई। हल्का सा बिंदु उसकी त्वचा में घुस गया और एक टैटू की तरह एक छोटा सा पैटर्न बन गया। ओह! ये तो संकेत को थोड़ा आश्चर्य हुआ। यह क्या था? सबकी नजर संकेत की बांह पर पड़ बड़ी। चौहान परिवार के युवाओं ने कुछ देर तक सोचा और फिर कहा, यंग मास्टर संकेत, ये टैटू एक एम्पायरियन मार्क के एक छोटे से हिस्से जैसा दिखता है। उस युवक की बातों से संकेत को याद आ गया। उसने टैटू की तुलना पनी बांह पर बने एक स्वर्ग के निशान से की और वास्तव में उसने स्वर्ग के निशान पर कुछ समान पैटर्न देखे। वह बहुत खुश था। इसका मतलब ये हो सकता है कि हर धातु के औजार जानवर को मारने से उसे निशान का एक छोटा सा हिस्सा मिलेगा। ये हिस्से धीरे धीरे एक पूरा एम्पायरियन मार्क बना लेंगे। यदि ऐसा ही चलता रहा तो जब तक वह पर्याप्त संख्या में औजार जानवरों को मारता रहेगा, वह एक नया स्वर्ग चिन्ह प्राप्त कर सकता है। ऐसा लग रहा था कि महान साम्राज्य के रहस्यमय क्षेत्र में स्वर्ग के चिन्ह अर्जित करने के बहुत सारे अवसर थे। ये सोचते हुए संकेत ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन के पास केवल 36 एम्पायरियन मार्क्स थे, इसलिए संकेत को लगा कि वह अंततः अर्जुन को पकड़ लेगा। तो ये पुल वास्तव में एक अवसर भी है। मुझे आश्चर्य है कि एक एम्पायरियन मार्क प्राप्त करने के लिए कितने औजार जानवरों को मारना होगा। छोटे टैटू के आकार से इसे बनाने के लिए संभवतः दसियों औजार जानवरों की आवश्यकता होगी। उपस्थित कुलीनों ने जल्दी से अपना विश्लेषण किया। ये स्पष्ट था कि जितना आगे कोई होगा, औजार जानवर से लड़ना उतना ही आसान होगा। इसका मतलब ये भी था कि अधिक एम्पायरियन निशान होंगे, लेकिन यह अधिक खतरनाक भी था। अगर कोई लापरवाह था तो यह संभव था कि वह पुल से गिर सकता था। एक एम्पायरियन मार्क बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में औजार जानवरों को मारना निश्चित रूप से कोई सरल कार्य नहीं था। रतनगढ़ की दुनिया में बहुत सारे मार्शल जीनियस है। अगर मैं इसके लिए नहीं लड़ूंगा तो मैं भीड़ में गायब हो जाऊंगा। मुझे ये जोखिम उठाना होगा। एक बड़े परिवार के एक छोटे युवक ने आगे बढ़कर संकेत बैनर्जी का पीछा किया। मेरे भी यही विचार हैं। चौहान परिवार के युवा भी हंसते हुए आगे बढ़े। उसके पीछे मीरा और आरव भी साथ थे। यहाँ तक कि श्याम भी इसे आजमाना चाहता था। अर्जुन, क्या तुम आगे जा रहे हो? मीरा ने अर्जुन को देखा। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, मैं पहले देखूंगा। अभी अभी जब धातु के औजार जानवर ने संकेत पर हमला किया तो अर्जुन ने तुरंत अपनी ऊर्जा दृष्टि चालू कर दी थी। उसने धातु के औजार जानवर की शारीरिक संरचना की जांच की थी। यह कोई असली औजार जानवर नहीं था, यह एक धातु की कठपुतली थी। यह धातु से बनी थी जिसका आकार प्राचीन महान महारानी ने सरणियों और ऊर्जाओं का उपयोग करके बदला था। इसके शरीर में एक बहुत ही छोटा ऊर्जा क्रिस्टल कोर था। इसकी तुलना उस प्राचीन अवशेष से नहीं की जा सकती थी जो पहले के विशाल औजार जानवर में मिला था। इसके अलावा अर्जुन ने पाया था कि धातु की कठपुतली यो में कोई कमजोरी नहीं थी। उन्हें मारने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता था।
ऐसे में अर्जुन अब और चालाकी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने पहले देखने का फैसला किया। महान महारानी का रहस्यमयी क्षेत्र रहर पहलू पर विचार करता है। ये सिर्फ किसी के निर्णय का परीक्षण नहीं कर सकता। हालांकि मेरे पास बैंगनी क्रिस्टल है, लेकिन मैं हमेशा महान महारानी रहस्यमयी क्षेत्र की मूल विरासत प्राप्त करने के लिए कम्स और रियो को खोजने के लिए इस पर भरोसा नहीं कर सकता। अर्जुन ने मन ही मन सोचा। हालांकि उसने पहला परीक्षण पूरी तरह से पूरा कर लिया था, फिर भी वह भविष्य में आने वाली परिस्थितियों के बारे में बहुत गंभीर था। वह लापरवाह नहीं हो सकता था। उसे स्थिति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना था, ताकि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र के बीच महान महारानी की तिजोरी तक पहुंचने का रास्ता मिल सके, जो खतरों से भरा हुआ था। इस विचार को ध्यान में रखते हुए अर्जुन की गति स्वाभाविक रूप से धीमी हो गई। इसके विपरीत कई युवा आगे बढ़ चुके थे, जिनमें श्याम राठौर भी शामिल था। अर्जुन, तुम्हारा भाग्य हमेशा अच्छा नहीं रहेगा। अर्जुन को आगे बढ़ने का इरादा न करते देख श्याम ने तिरस्कार भरी हंसी निकाली। फिर वह मलबे के तूफान में कूद गया। अर्जुन ने बिना किसी भाव के श्याम की पीठ की ओर देखा। प्राचीन महान महारानी किस तरह की आकृति की थी? उनके द्वारा बनाए गए रहस्यमय क्षेत्र में महान पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कीमत चुकानी पड़ती थी। ये निश्चित रूप से चुनने के लिए आसान लाभों से भरी जगह नहीं थी। संकेत बैनर्जी बेहद शक्तिशाली था। वह आगे की ओर भाग रहा था और उसने अपनी तलवार बाहर निकाल ली थी। वह अपने स्वीपिंग फिगर स्वॉर्ड स्टेप्स का पूरा इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए उसके सामने 36 तलवार क्यूई अवतार थे। हर जगह जहां से अवतार गुजरते थे, तलवार क्यू चमकती हुई गुजरती थी। पेंग संकेत की तलवार क्यूई ने एक अन्य धातु के उजाड़ जानवर को मारा और वह टुकड़े टुकड़े हो गया। धातुमय उजाड़ जानवर के मरने के बाद उसने एक ऊर्जा टैटू बनाया, जो संकेत की बाह पर उकेरा गया। संकेत ने गहरी सांस ली। अब उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी। पूरे एम्पायरियन मार्क की तुलना में अब तक उसके द्वारा बनाए गए 2 टैटू मिलकर भी उससे कहीं ज्यादा थे। इस तरह एक पूरा एम्पायरियन मार्क बनाने के लिए उसे लगभग 30-40 धातु के उजाड़ जानवरों को मारना होगा। इससे बड़ी मात्रा में युआन क्यूई की खपत होगी, और जब वह थक जाएगा तो वह शायद 2 एम्पायरियन मार्क भी नहीं बना पाएगा। ये काम आसान नहीं है। संकेत की स्थिति बेहतर मानी जा रही थी। संकेत के पीछे पहले से ही लोग आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तूफान का विरोध करना आसान नहीं था, इसलिए तूफान में धातु के उजाड़ जानवरों से लड़ना और भी मुश्किल था। अगर वे सावधान नहीं रहे तो वे पुल से गिर सकते थे। वूश 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 तूफान गरजने लगा और भी तेज हो गया। लोग तूफान के केंद्र के पास पहुंच चुके थे। गर्जन एक जानवर की दहाड़ गड़गड़ाहट की तरह सुनाई दी। एक तरफ का पुल हिंसक रूप से हिल गया, मानो वह पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएगा। इस पुल पर एक युवक चिल्लाया, क्योंकि उसके शरीर पर बहुत जोरदार प्रहार हुआ था। वह है। लोगों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उन्होंने देखा कि एक विशाल चील, जिसकी लंबाई 100 फीट से भी ज्यादा थी, अपने पंख फड़फड़ा रही थी और युवक को उड़ा रही थी। चील के पंख चाकू की तरह तीखे थे। युवक का शरीर खून से लथपथ था, जिससे आसमान लाल हो गया था। आह! युवक चिल्लाया, लेकिन उसका शरीर तूफान की उथल पुथल में फंस गया था। वह उस पतंग की तरह था जिसकी डोर कट गई थी। तूफान ने उसकी आवाज को टुकड़े टुकड़े कर दिया और वह रुक रुक कर आ रही थी। वह मर गया। लोग एकदम बड़े उस अरे की तरफ देखने लगे। उन्हें नहीं पता था कि युवक का क्या अंजाम होगा, लेकिन उन्हें एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। और इस समय उस विशाल चील ने युवक को उड़ाने के बाद किसी पर हमला नहीं किया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गया। भयानक। लोगों ने चुपके से राहत की सांस ली। वे अभी भी सदमे में थे। उस दर्जे का एक उजाड़ जानवर उनके बस की बात नहीं थी। तूफान के केंद्र के आसपास के क्षेत्र में सिर्फ धातु के भेड़िए जैसे उजाड़ जानवर ही नहीं थे। वहां कई तरह के उजाड़ जानवर थे, जिनके आकार और ताकत अलग अलग थी। कुछ उजाड़ जानवर युवकों पर हमला करने की पहल नहीं करते, लेकिन अगर कोई अनजाने में उन्हें भड़का दे तो उसका अंजाम उस युवक जैसा होगा जिसे चील ने मार डाला था। जब हम तूफान में उजाड़ जानवरों पर हमला करते हैं तो हमें न केवल तूफान के दबाव को झेलना पड़ता है, बल्कि हमें ये भी पहचानना पड़ता है कि ऐसे अराजक वातावरण में हम किन उजाड़ जानवरों को नहीं हरा सकते। अगर हम अंधाधुंध हमला करते हैं तो मौत की संभावना है। बहुत से युवकों के चेहरे पर बदसूरत भाव थे। ऐसी परीक्षा बहुत कठिन थी। ये शक्ति, अंतर्दृष्टि, प्रतिक्रिया और सहन शक्ति की एक साथ परीक्षा थी। लोगों को सबसे ज्यादा अचंभित करने वाली बात यह थी कि महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र ने जो कहा उसके अनुसार यह कोई परीक्षण भी नहीं था।
ये तो बस पहले परीक्षण से दूसरे परीक्षण तक का एक मार्ग था। यह मार्ग पहले से ही इतना कठिन था। कई लोगों ने अपनी भुजाओं पर बने स्वर्ग के चिन्हों को देखा, जिनका अभी 5वां भाग भी नहीं बना था, और उनका मन पीछे हटने का करने लगा। महान साम्राज्य के रहस्यमय क्षेत्र में एक भी एम्पायरियन मार्क प्राप्त करना बहुत कठिन था। इससे पहले उनके विचार बहुत ही भोले थे। पुल से गिरा युवक बहुत पहले ही तूफान में खो चुका था। कोई नहीं जानता था कि उसका क्या हश्र होगा। क्या उसे महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र से बाहर ले जाया जाएगा, या फिर वह ऐसे ही मर जाएगा। व्यक्ति जितना छोटा होता था, उसे मौत का उतना ही डर लगता था। एक युवक कायरता से पीछे हट गया। उसने पीला चेहरा दिखाते हुए कहा, छोड़ो, मैं बस पुल पार कर लूंगा। कम से कम मैं देख तो पाऊंगा कि गॉड एडवेंट टॉवर के अंदर क्या है। एक व्यक्ति के नेतृत्व में और लोग पीछे हटने लगे। अगर वे पीछे रह जाते और जानवरों पर हमला नहीं करते तो वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते थे। इस तरह दबाव, संकेत और कंपनी को झेलना पड़ता। कई युवा साधकों का मानना था कि टॉवर में और भी अधिक अवसर होंगे। तूफान से प्राप्त एम्पायरियन मार्क्स का मूल्य बहुत कम था। न केवल उन्हें केवल कुछ ही मिल सकते थे, बल्कि उन्हें प्राप्त करना भी मुश्किल था। श्याम राठौर उन लोगों में से एक था जो पीछे हट गए। वह कम से कम आत्म जागरूक था। उसने संकेत के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर वह आगे निकल जाता तो वह मौत को दावत दे देता। अपनी मूल स्थिति में वापस लौटते हुए उसने देखा कि अर्जुन अभी भी धीरे धीरे बाकी सभी के पीछे चल रहा था। शुरू से लेकर आखिर तक वह आगे नहीं गया था। ये देखकर श्याम का मुंह जोर से फड़क उठा। ये बच्चा, दूसरे लोग लड़ते लड़ते अपनी गर्दन तोड़ रहे थे, लेकिन वह ऐसा लग रहा था जैसे सैर सपाटा कर रहा हो। श्याम ने सोचा कि वह इस बार अपनी ताकत दिखा सकता है और अर्जुन को मात दे सकता है। लेकिन न केवल उसने कुछ हासिल किया, बल्कि उसने खुद का उपहास भी करवा लिया। वह इतना बदकिस्मत क्यों था? अर्जुन श्याम के विचारों से बहुत ज्यादा चिंतित नहीं था। वह भले ही शांत दिख रहा था, लेकिन वह लगातार अपने आसपास के माहौल को देख रहा था। तूफान में अर्जुन के पास अपनी ऊर्जा दृष्टि थी, जिससे वह और भी दूर तक देख सकता था। इस समय समूह के सामने केवल कुछ ही लोग बचे थे। उनमें संकेत, मीरा आदि शामिल थे। यहाँ तक कि बीस्ट कंट्रोल संप्रदाय का युवा, जो अपनी पीठ पर एक बैग लेकर चल रहा था, पीछे हट गया था। उसे अपनी ताकत पर भरोसा था, लेकिन पहले प्रयास में उसे बहुत चोटें लगी थीं। महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र में जो लोग किसी भी परीक्षण से गुजरते थे, उन्हें महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र की ऊर्जा से ठीक किया जाता था। हालांकि उपचार प्रभाव सीमित थे। चोटों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही ठीक हो पाता था, इसलिए बहुत अधिक चोटें होने पर उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता था। ये भी अच्छी बात है कि कूड़े का वह ढेर पीछे हट गया है। पैंथर लेडी ने अपने नाखून चाटे और फुफकारने लगी। इस तरह उसे उजाड़ जानवरों को मारने के और भी मौके मिल सकते थे, जिससे उसे एम्पायरियन मार्क मिल सकता था। उनके पीछे हटने के बाद आप कितने लोगों को पकड़ सकते हैं? संकेत बनर्जी ने हल्के से कहा। ये बात सुनकर पैंथर लेडी चौंक गई और वह अवाक रह गई। मैं आगे बढ़कर अपनी ताकत साबित नहीं कर रहा हूं, मैं यह असली लाभ के लिए कर रहा हूं। हालांकि ये पुरस्कार बहुत कम है, संकेत ने ये कहा और अपनी तलवार निकालकर आगे बढ़ गया। पूरे समूह में संकेत ने सबसे ज्यादा संख्या में जंगली जानवरों को मारा था, लेकिन फिर भी संकेत की बाह पर एम्पायरियन मार्क केवल 70% ही बना था। इतने सारे उजाड़ जानवरों को मारने और इतनी युआन क्यूई का उपभोग करने के बाद उसने एक से भी कम एम्पायरियन मार्क इकट्ठा किया था। ये बहुत कम था। निम्न श्रेणी के उजाड़ जानवर बहुत ही कम इनाम देते हैं। संकेत ने अपनी आंखें मूंद ली और तूफान में उजाड़ जानवरों की धुंधली आकृतियों को देखा। उसने जिन उजाड़ जानवरों को मारा वे ज्यादातर पंख वाले धातु के भेड़िए थे। उन निम्न श्रेणी के उजाड़ जानवरों को मारना आसान था, लेकिन उन्होंने एम्पायरियन मार्क बनाने में जो योगदान दिया वह दयनीय था। अगर यह जारी रहा तो मैं गॉड एडवेंट टॉवर तक पहुंचने पर शायद केवल 2 एम्पायरियन मार्क्स ही बना पाऊंगा। यह अर्थहीन है। अगर मैं एक उच्च श्रेणी के उजाड़ जानवर को मार सकता हूं, उदाहरण के लिए वह विशाल चील जिसने पहले युवक पर हमला किया था। संकेत कछुए की गति से प्रगति करने से संतुष्ट नहीं था। वह जोखिम लेना चाहता था। विशाल उजाड़ जानवर बहुत शक्तिशाली था। अगर वह एक को मार सकता है तो वह शायद इनाम के रूप में कुछ एम्पायरियन मार्क्स प्राप्त कर सकता है। लेकिन क्या वह ऐसे अस्तित्व को मार सकता है? संकेत को कोई भरोसा नहीं था। महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र की कठिनाई बहुत अधिक थी।
प्राचीन महान महारानी के सामने रतनगढ़ दुनिया के कई अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग साधारण लोग माने जाते थे। संकेत बैनर्जी को नहीं पता था कि उस विशाल चील में कोई कमजोरी है या नहीं। अगर कोई कमजोरी थी भी तो उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अर्जुन जितना भाग्यशाली होगा। भाग्य हम्फ। संकेत ने पलटकर अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। महान महारानी रहस्यमयी क्षेत्र बहुत अनुचित था। अर्जुन बहुत डरपोक था और फिर भी उसने इनाम के तौर पर 36 एम्पायरियन मार्क्स प्राप्त किए। दूसरी तरफ संकेत ने इतने सारे जानवरों को बेतहाशा मार डाला था, लेकिन उसे केवल 1.5 एम्पायरियन मार्क्स ही मिले थे। ये तो जमीन आसमान का फर्क था। संकेत जब सोच रहा था तो उसने तूफान में एक धीमी सी गड़गड़ाहट सुनी। वह हैरान हुआ और उसने अपनी नज़र उस गड़गड़ाहट की दिशा में केंद्रित कर दी। तूफान में एक धुंधली छाया थी। धीरे धीरे छाया करीब आती गई और संकेत उसे साफ साफ देख पाया। वह करीब 70-80 फीट ऊंचा था और एक विशाल बाघ जैसा दिख रहा था। उसका शरीर अनगिनत बिजली के बोल्टों से ढका हुआ था। उसके नुकीले दांत भालों जितने लंबे थे और पंजे बहुत तीखे थे। उनसे ठंडी किरणें निकल रही थीं। ओह, ये वही प्राचीन उजाड़ जानवर है जिसका सामना हमने पहले परीक्षण में किया था। संकेत की आंखें चमक उठीं। यह उजाड़ जानवर उस प्राचीन उजाड़ जानवर के समान था जिसे अर्जुन ने पहले मारा था। यह आकार में केवल थोड़ा छोटा था। यह स्पष्ट था कि महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में हर प्रकार के कई उजाड़ जानवर थे। वे अलग अलग स्थानों पर वितरित थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि इस प्राचीन उजाड़ जानवर की ताकत धातु के भेड़ियों से कई गुना अधिक थी। वे बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं थे। अगर उस प्राचीन उजाड़ जानवर को मार दिया जाता तो निश्चित रूप से एक अद्भुत इनाम मिलता। शायद इसकी तुलना अर्जुन को मिले इनाम से की जा सकती थी। ये सोचते ही संकेत का दिल धड़कने लगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह पहले से ही जानता था कि प्राचीन उजाड़ जानवर की कमजोरी कहाँ थी। वह था उसका मुंह। ओह, ये तो पहले परीक्षण का उजाड़ जानवर रक्षक है। पुल पर कुछ युवा साधकों ने भी विशाल बाघ को देखा और चिल्लाने लगे। हालांकि वे संकेत से बहुत पीछे थे और उन्होंने उस उजाड़ जानवर को संकेत से बाद में खोजा था। जब उन्होंने उसे देखा तो संकेत पहले से ही उस पर हमला करने की तैयारी कर चुका था। आखिरकार मुझे एक बड़ा इनाम मिल सकता है। स्वर्ग वास्तव में मेरी मदद कर रहा है। संकेत ने लंबी हंसी दी। इतने लंबे समय तक दबाए जाने के बाद आखिरकार उसकी किस्मत पलट गई थी। चूंकि वह जानता था कि प्राचीन उजाड़ जानवर की कमजोरी कहाँ है, इसलिए उसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। यहां तक कि अर्जुन भी उसे एक ही वार में मार सकता था। तो वह क्यों नहीं? उसकी लंबी तलवार तूफान को चीरती हुई बाहर निकली और एक तीखी चीख निकली। संकेत के पीछे बहुत से लोगों ने पहले ही देख लिया था कि क्या हो रहा था। वे बेहद ईर्ष्यालु थे, खासकर पैंथर लेडी जैसे कुलीन लोग। वे सभी आश्वस्त थे कि वे प्राचीन उजाड़ जानवर को तुरंत मार सकते हैं, लेकिन बड़ी दूरी और उनकी धीमी प्रतिक्रिया के कारण उनके लिए संकेत के साथ प्रतिस्पर्धा करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। उसे मिल गया, पैंथर लेडी ने आक्रोश से कहा, लेकिन इस समय संकेत पहले ही प्राचीन उजाड़ जानवर की ओर अपनी तलवार घुमा चुका था। प्राचीन उजाड़ जानवर संकेत से क्रोधित हो गया। उसने दहाड़ते हुए संकेत को काटने के लिए अपना मुंह खोला। मैं इस अवसर का इंतजार कर रहा था। संकेत बहुत खुश था। उसने जानबूझकर प्राचीन उजाड़ जानवर के सिर पर हमला किया था ताकि प्राचीन उजाड़ जानवर उसे काटने के लिए अपना मुंह खोले। ऐसा करने से उसकी कमजोरी उजागर हो जाएगी। संकेत जोर से चिल्लाया और उसकी तलवार पर एक चमकदार लाल रोशनी दिखाई दी। ली अग्नि संप्रदाय के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में वह गणित तत्व लॉज में सबसे कुशल था। तीक्ष्ण नरक। हालांकि वह आत्मविश्वास से लबरेज था, फिर भी संकेत ने पीछे हटने से परहेज नहीं किया। उसने एक ऐसा घातक कदम उठाया जो उसने शायद ही कभी इस्तेमाल किया हो। संकेत का बड़ी युआन क्यूई उसकी तलवार की नोक पर इकट्ठी हो गई थी। तलवार क्यूई और लपटें दहाड़ रही थीं, जिससे एक पतली नरक तलवार की किरण बन गई जो लगभग एक छोटी उंगली जितनी मोटी थी। यह अत्यधिक संघनित अग्नि तत्व युआन क्यूई की उपस्थिति थी। ये सीधी तलवार क्यूई सीधे प्राचीन उजाड़ जानवर के मुंह में उड़ गई। मरो। संकेत का चेहरा चमक उठा। उसकी नरक तलवार क्यूई प्राचीन उजाड़ जानवर के मुंह में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गई थी। बूम। तूफान में आग की लपटें उठने लगी और एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। संकेत के सामने आग की लपटों का एक समुद्र उभर आया। इतनी पतली तलवार क्यूई के फटने पर ऐसा भयानक दृश्य उत्पन्न हुआ कि आसपास के लोग भयभीत हो गए।
संकेत की आक्रामक शक्ति बहुत मजबूत थी। इस भयानक नरकीय आक्रमण का कोई भी प्रतिरोध नहीं कर सकता था। वह एक प्राचीन उजाड़ जानवर को मारने में कामयाब रहा। उसे मिलने वाला पुरस्कार संभवतः अर्जुन के बराबर ही होगा। बहुत दुख की बात है। अगर मैं उस समय आगे चल रहा होता तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन अगर मैं आगे चल रहा होता तो भी मैं संकेत के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता। ऐसे विचार लोगों के मन में कौन थे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, उनके चेहरे के भाव अचानक थम से गए। वे अपने सामने आए भयंकर तूफान को अविश्वास से देख रहे थे। तूफान को एक खास ऊर्जा ने पीछे धकेल दिया था, जबकि बिजली के बोल्टों से घिरा एक पंजा नीचे की ओर गिरा था। पंजे की गति बहुत तेज थी। चूंकि यह नरक के तूफान में छिपा हुआ था, इसलिए यह अचानक प्रकट हो गया, जिससे लोग समय पर प्रतिक्रिया करने में विफल हो गए। क्या विशाल पंजे को अपने ऊपर हमला करते देख संकेत की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। वह बूढ़ा उजाड़ जानवर, जिसे उसने सोचा था कि उसने मार दिया है, उसने बिना किसी चेतावनी के उस पर जानलेवा हमला कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे पहले किए गए तलवार के हमले से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। ये कैसे संभव हो सकता है, संकेत ने चीखते हुए कहा, और वह जितनी जल्दी हो सके पीछे हट गया। उसी समय उसने अपनी स्वीपिंग फिगर स्वॉर्ड स्टेप्स का इस्तेमाल किया। हालांकि उसने अपनी चाल तकनीक का उपयोग तभी किया था जब उसने प्राचीन उजाड़ जानवर के हमले को देखा था, इसलिए वह पहले ही अपना प्रभुत्व खो चुका था। एक ब्लेड जैसा पंजा संकेत की चेस्ट पर वार कर गया। पंजे से निकल बड़ी युआन क्यूई बल्कि हवा ने संकेत के सुरक्षात्मक युआन क्यूई को कागज की तरह फाड़ दिया। उसके बाद हवा का जोर बिना किसी बाधा के संकेत के मांस को चीरता हुआ निकल गया। उसकी चेस्ट फट गई थी और 7 या 8 पसलियां टूट गई थीं। यहां तक कि उसका दाहिना फेफड़ा भी कट गया था। खून पानी की तरह बह रहा था। शक्तिशाली प्रहार ने उसके शरीर को पीछे की ओर उड़ा दिया था। क्यों? संकेत का चेहरा पीला पड़ गया था। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। उसने और अर्जुन दोनों ने प्राचीन उजाड़ जानवर के मुंह पर हमला किया था। अर्जुन ने उस उजाड़ जानवर को मार डाला था, लेकिन उसका ये परिणाम हुआ। क्या कोई मुझे बता सकता है क्यों? संकेत का मुंह खून से लथपथ था। वह अपने दिल में चीख रहा था, और संकेत से कुछ ही दूर लोग ये दृश्य देखकर दंग रह गए। उनके मुंह खुले थे और बहुत देर तक बंद नहीं हुए। आखिर क्या हुआ? लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि संकेत प्राचीन उजाड़ जानवर के पंजे के हमले से बुरी तरह घायल हो जाएगा। उन्होंने सोचा था कि संकेत आसानी से उस जानवर को मारकर ढेर सारे इनाम हासिल करेगा। पैंथर लेडी, जो संकेत से जल रही थी क्योंकि उसने पहले हमला किया था, अब उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह खुश थी कि उसने हमला नहीं किया, क्योंकि उसका अंजाम शायद संकेत से भी बुरा होता। ये देखकर बहुत से लोगों ने अनायास अर्जुन की तरफ देखा। इस समय अर्जुन दल के सबसे पीछे धीमी चाल से चल रहा था। वह श्याम राठौर और बाकी लोगों से 100 फीट पीछे था, जो पहले से ही पंक्ति में खड़े थे। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह ग्रेट एम्प्रेस रहस्यमय क्षेत्र में मौके हथियाने आया है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह बस मस्ती करने आया हो। लेकिन फिर भी अब लोगों को अर्जुन रहस्यमय लगने लगा था। पहले वे सोचते थे कि उसने सिर्फ किस्मत से प्राचीन उजाड़ जानवर को मारा था, लेकिन अब जब संकेत ने वही करने की कोशिश की और बुरी तरह असफल रहा, तो लोग हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन ने आखिर किस तरह से उस जानवर को मारा था। सीनियर ब्रदर संकेत। देखते ही देखते संकेत पुल से गिरकर विशाल तूफान में समाने वाला था। तभी एक युवक, जिसने ज्वालामुखी जैसे लाल रंग का चोगा पहना था, अपने रिंग से रस्सी जैसी एक जादुई वस्तु निकालता है। वह संकेत को बचाने के लिए उसे फेंकना चाहता था, लेकिन ठीक उसी समय प्राचीन उजाड़ जानवर गरजा और सीधा संकेत की ओर दौड़ पड़ा। उसने अपने नुकीले पंजे बढ़ाए, जो बैंगनी बिजली के चमकते तारों से घिरे हुए थे, और संकेत के सिर पर हमला कर दिया। ये देखकर लाल चोगे वाले युवक का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने संकेत को बचाने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि अगर उसने बचाने की कोशिश की तो वह खुद भी प्राचीन उजाड़ जानवर के क्रोध का शिकार हो सकता है। अगर ऐसा होता तो वह संकेत के साथ मर जाता। संकेत तो सिर्फ एक साथी शिष्य था। क्या उसकी जान उसके खुद के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण थी? कड़ाक बिजली चमकी और सांप जैसी बैंगनी लपटें संकेत के चेहरे के पास मंडराने लगी। प्राचीन उजाड़ जानवर का दबदबा बहुत अधिक था। उसके जबरदस्त दबाव के कारण लोग पीछे हट गए। उन लोगों में अर्जुन भी था। हालांकि वह पहले से ही काफी दूरी पर था, लेकिन फिर भी उसकी पीछे हटने की गति बाकी सभी से तेज थी।
ये देखकर कई लोग हक्का बक्का रह गए। आखिर ये लड़का यहाँ करने क्या आया है? असल में जब अर्जुन पीछे हट रहा था तब उसने पहले ही अपने रिंग पर हाथ रख दिया था। उसकी मानसिक ऊर्जा पहले से ही वीर धनुष पर केंद्रित थी। वह किसी भी समय हमला कर सकता था, लेकिन क्या मजा अभी शुरू नहीं हुआ था। संकेत जैसे आदमी को बचाने का तो सवाल ही नहीं था, जो उसकी जान लेने की सोच रहा था। ये तो अच्छा ही था कि उसने संकेत को नीचे गिराने के लिए कुछ नहीं किया। बेशक ये भी सिर्फ ग्रेट एम्प्रेस रहस्यमय क्षेत्र के नियमों की वजह से था, जो उसे संकेत पर हमला करने से रोक रहे थे। अगर यह नियम न होते और अर्जुन थोड़ा भी निर्दयी होता, तो उसे खुद भी नहीं पता था कि उसकी क्रूरता की कोई सीमा होती या नहीं। भारी हमले का सामना करने के बाद संकेत की आंखों में एक अजीब चमक आई। उसने अपनी जीभ काटी और खून की एक धार उगल दी। जैसे ही उसका खून जलने लगा, उसके चेहरे पर एक अजीब धुंध छा गई। वह काफी डरावना लग रहा था। हाँ, वह जोर से चिल्लाया और उसके शरीर की हड्डियों से चटकने की आवाज आने लगी। उसकी चेस्ट, जो बुरी तरह घायल थी, अब धीरे धीरे एक अजीब ऊर्जा से ठीक होने लगी। इसके साथ ही उसके शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ने और फैलने लगी। उसके माथे की नसें भी उभरकर बाहर आने लगी। ओह, इसके पास अभी भी कुछ बचा हुआ है। अर्जुन चौंक गया। उसे लगा था कि संकेत अब हार जाएगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि आखिरी वक्त में भी संकेत कोई रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी शक्ति को अस्थायी रूप से बहाल कर लेगा। बड़े संप्रदायों के लोगों के पास आमतौर पर ऐसी रहस्यमयी तकनीकें होती थीं, जो संकट की घड़ी में सुरक्षा का काम करती थीं। ये तकनीकें ज्यादातर दानवी विधियां होती थीं, जो शरीर को भारी नुकसान पहुंचाती थीं। लेकिन जब जान पर बन आए, तो शरीर की परवाह कौन करता है? शून्य। संकेत ने हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली के बीच से एक मोटी ज्वलंत रस्सी निकली, जो एक पुल से लिपट गई। ये ज्वलंत रस्सी एक मजबूत रस्सी की तरह तन गई। संकेत आग के तत्वों पर इतनी अच्छी पकड़ रखता था कि वह उनसे ठोस वस्तुएं बना सकता था। यह दिखाता था कि उसका आग तत्वीय लॉज में गहरा ज्ञान था। आग तत्वीय लॉज की शक्ति ने संकेत के गिरने को रोक दिया, लेकिन इसी समय प्राचीन उजाड़ जानवर उसकी ओर झपटा। संकेत की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपनी जीवन ऊर्जा जलाकर एक रहस्यमयी तकनीक का उपयोग किया और अपने दांत भींचकर स्वीपिंग फिगर स्वॉट स्टेप्स अपनाया। 000 10 से ज्यादा संकेत की तलवार ऊर्जा से बनी छायाएं हवा में प्रकट हुईं, लेकिन प्राचीन उजाड़ जानवर ने अपने पंजे से उन्हें चीरकर नष्ट कर दिया, जिससे ऊर्जा का विस्फोट हुआ। इसी समय संकेत ने आग की रस्सी को खींचा, जिससे वह तेजी से सिकुड़ गई। संकेत का शरीर तीर की तरह ऊपर की ओर उछला। उसने अपने चारों ओर उठते तूफान का विरोध किया और एक पुल की ओर उड़ने लगा। जिस दिशा में वह जा रहा था, वह दल के सबसे पिछले हिस्से की ओर थी, यानी वह वहीं पहुंचने वाला था जहां अर्जुन खड़ा था। इस दिशा में अर्जुन, श्याम राठौर और 4 अन्य साधक खड़े थे। अर्जुन को छोड़कर बाकी सभी कमजोर थे। धत्तेरी, श्याम ने गाली दी। साफ था कि संकेत बैनर्जी खतरे को दूसरों की ओर मोड़ना चाहता था। इसी समय अर्जुन के हाथ में पहले से ही एक लाल रंग की तलवार आ चुकी थी। इस तलवार के हैंडल पर एक जीवंत भूतिया चेहरा खुदा हुआ था, जो बहुत डरावना लग रहा था। ये वही कीमती तलवार थी जो अर्जुन ने एक झारहा आथा एल्डर दादी से लूटी थी, ब्लड रेड लोट्स। अर्जुन ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के संकेत की ज्वलंत रस्सी पर तलवार चला दी। एक हल्की लाल चमक फैली और हत्या की भावना उमड़ पड़ी। यह ब्लड रेड लोट्स की प्राकृतिक रक्त ऊर्जा थी, जो बिना अर्जुन की कोशिश के भी अपने आप निकल रही थी। इस समय अर्जुन रहस्यमय क्षेत्र के नियमों को लेकर थोड़ा चिंतित था, लेकिन वह सीधे संकेत पर हमला नहीं कर रहा था, बल्कि सिर्फ उसकी रस्सी काट रहा था। तो शायद ये हत्या के नियमों का उल्लंघन नहीं होगा, है ना? तू संकेत की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। उसने अर्जुन को घूरा, उसकी आंखों में घोर हत्या की भावना थी। हालांकि संकेत का शरीर अभी भी ऊपर की ओर जा रहा था, लेकिन उसे अभी भी पुल के नीचे के भयंकर तूफान का सामना करना था। अगर अर्जुन ने रस्सी काट दी तो वह दोबारा नीचे गिरने लगेगा, लेकिन अर्जुन को संकेत की कोई परवाह नहीं थी। उसने तलवार को पूरी ताकत से चलाया। कट जाओ। चाक, आग की रस्सी एक झटके में कट गई। लंबी रस्सी एक टूटी हुई धनुष की प्रत्यंचा की तरह थी। एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ यह उछलकर संकेत की ओर पलट गई। संकेत की आंखें जैसे फटने को थीं। ज्वलंत चाबुक तो उसने खुद ही बनाया था, इसलिए यह उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था। उसने हाथ हिलाया और उसकी आग ऊर्जा को तुरंत सोख लिया, लेकिन उसी समय तेज तूफान ने उसे खींच लिया।
उसकी गति धीमी हो गई और वह एक बार फिर नीचे गिरने लगा। इसी समय प्राचीन उजाड़ जानवर को एहसास हुआ कि वह संकेत की तलवार ऊर्जा की छायाओं से बेवकूफ बन गया था। ये और भी ज्यादा गुस्से में संकेत का पीछा करने लगा। संकेत अब गहरे संकट में था और अर्जुन द्वारा उसकी मुश्किलें बढ़ाने के बाद उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसने एक बार फिर अपनी जीभ काट ली और एक मुंह खून उगलकर अपनी जीवन ऊर्जा जलानी शुरू कर दी। उसने जबरदस्ती अपनी ऊर्जा एकत्र की और फिर से अपनी रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल किया। इससे उसकी मूल जीवन शक्ति को गहरी चोट पहुंची, लेकिन उसे अब इसकी परवाह नहीं थी। शून 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 शून। संकेत ने 4 ज्वलंत चाबुक हवा में छोड़े, जो एक पुल से लिपट गए, लेकिन इस बार उसने अर्जुन के पुल से दूरी बना ली। फिर भी उसने ऐसा पुल चुना जहां लोग पहले से खड़े थे। स्वीश। संकेत तेजी से ऊपर की ओर उछला और पुल का बड़ी ही ओर उड़ गया। अर्जुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। संकेत ने इतनी तेजी से 4 चाबुक छोड़े थे कि उन सभी को काटना असंभव था। पलक झपकते ही संकेत पुल पर उतर चुका था। उसने अर्जुन को एक हत्या से भरी नजर से देखा, और जैसे ही उसका शरीर हिला, एक प्रकाश किरण ने उसे ढक लिया। अगले ही क्षण वह पूरी तरह गायब हो चुका था। सभी अचानक हक्के बक्के रह गए। संकेत अचानक हवा में गायब हो गया। क्या यह अदृश्य होने की कोई तकनीक थी? कोई भ्रम तकनीक? लेकिन अर्जुन को सच्चाई पता थी। संकेत भले ही गायब लग रहा था, लेकिन अपनी ऊर्जा दृष्टि से अर्जुन उसे साफ देख सकता था। यह तकनीक आग तत्वीय लॉस से संबंधित नहीं थी। संकेत के पास कई छुपी हुई तकनीकें थीं। ली अग्नि संप्रदाय के शीर्ष 18 वर्ष से कम उम्र के शिष्यों में से एक होने के नाते वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। इतनी मुश्किल स्थिति में भी वह बच निकलने में कामयाब रहा। गर्जन। एक भयावह दहाड़ गूंजी। प्राचीन उजाड़ जानवर संकेत का पीछा करते हुए सीधे पुल पर कूद पड़ा। यह इतना विशाल था कि इसकी चौड़ाई एक साथ रखे गए 12 पुलों के बराबर थी। इसके जोरदार झटके से पूरा पुल हिंसक रूप से कांपने लगा। वहां खड़े सभी साधकों का संतुलन बिगड़ गया। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। पहली परीक्षा में उन्हें किसी तरह की बाधा का सामना नहीं करना पड़ा था। फिर भी प्राचीन उजाड़ जानवर से लड़ना बेहद खतरनाक था। लेकिन अब इस भयानक तूफान के बीच उनकी शक्ति सीमित थी। अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। संकेत कहाँ गया? बहुत से साधक चौंक गए। इस स्थिति में संकेत ने एक भ्रम तकनीक का उपयोग करके सबक बड़ी ही आंखों के सामने से खुद को गायब कर लिया था, और प्राचीन उजाड़ जानवर ने भी संकेत को अपनी नजरों से खो दिया। हालांकि यह प्राचीन उजाड़ जानवर बेहद शक्तिशाली था, फिर भी इसकी संवेदनशीलता, प्रतिक्रिया, गति और अन्य क्षमताएं काफी हद तक सीमित थीं। उदाहरण के लिए अब अर्जुन संकेत को साफ देख सकता था, लेकिन प्राचीन उजाड़ जानवर उसे नहीं ढूंढ पा रहा था। इसी कारण उसने अपना लक्ष्य खो दिया। अर्जुन को इस पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जब प्राचीन महान महारानी ने इस उजाड़ जानवर को बनाया था, तो उन्होंने इसकी कई शक्तियों को सीमित कर दिया था। अगर उन्होंने पहले परीक्षण के लिए एक पूर्ण शक्तिशाली उजाड़ जानवर को संरक्षक के रूप में रखा होता, तो शायद कोई भी साधक इस परीक्षा को पार नहीं कर पाता। जब प्राचीन वीरान जानवर को संकेत नहीं मिला, तो उसकी नजरें अन्य साधकों पर जा टिकीं, और उनमें अर्जुन भी शामिल था। गुर प्राचीन वीरान जानवर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके माथे के बीच में तीसरी आंख पहले ही खुल चुकी थी। इस आंख के चारों ओर बैंगनी बिजली की चमक लहरा रही थी। दिव्य प्रकाश की यह भयानक चमक साधकों की आंखों को चुभने लगी। भारी दबाव। सभी लोगों की सांसें रुक गईं। कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी कोई भी अनावश्यक हरकत उन्हें अगला शिकार बना सकती है। तूफान से घिरे इस पुल पर अगर कोई भी प्राचीन वीरान जानवर के निशाने पर आ जाता, तो उसके लिए यह मौत की सजा के समान होता। उनके पास संकेत जैसी जीवन रक्षक तकनीक नहीं थी। संकेत वह कमीना। कई लोग मन ही मन उसे कोसने लगे। संकेत ने एम्पायरियन मार्क्स हासिल करने के लिए प्राचीन उजाड़ जानवर पर हमला किया था, लेकिन मुसीबत मचाने के बाद वह खुद छुप गया और बाकी सभी को मुसीबत में डाल दिया। इस बेशर्म चालाकी से कई साधकों के मन में उसके लिए गहरी नफरत और घृणा भर गई। लेकिन अभी इसका सोचने का समय नहीं था। असली समस्या ये थी कि इस विनाश से कैसे बचा जाए। प्राचीन वीरान जानवर ने फिर से गर्जना की और धीरे धीरे आगे बढ़ा। इस समय 3 लोग सीधे उसके सामने खड़े थे, मीरा राठौर, पैंथर लेडी, और वही युवा जो संकेत की ही तरह ली अग्नि संप्रदाय का था। मेरी किस्मत सच में खराब है। मीरा ने अपनी नाक पोंछी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि प्राचीन उजाड़ जानवर उसी दिशा की ओर बढ़ेगा जहां वह खड़ी थी।
हालांकि मीरा ने कहा कि उसकी किस्मत खराब है, लेकिन वह घबराए नहीं। उसने अपने अंगूठी को छुआ और तेज आंखों से प्राचीन जानवर की ओर देखा। स्पष्ट था कि वह इससे लड़ने का मन बना चुकी थी। राठौर परिवार की शीर्ष युवा प्रतिभाओं में से एक होने के नाते मीरा कोई आसान प्रतिद्वंदी नहीं थी। दूसरी ओर पैंथर लेडी का चेहरा काफी डरावना हो गया था। उसने संकेत के छोटे शिष्य भाई की ओर देखा और पाया कि उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वह पूरी तरह घबरा गया था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बेकार, पैंथर लेडी ने मन ही मन उसे कोसा। संकेत कितना निर्दयी था। उसका छोटा शिष्य भाई मौत के मुहाने पर खड़ा था, लेकिन संकेत को उसकी कोई चिंता नहीं थी। उसी क्षण प्राचीन उजाड़ जानवर ने दहाड़ मारी और तीनों पर जोरदार हमला कर दिया। उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। उसने अपना मुंह खोला और तेज नुकीले दांत और पंजों से तीनों पर एक साथ हमला कर दिया। चूंकि उसका शरीर विशालकाय था, इसलिए वह एक साथ 3 पुलों पर हमला करने में सक्षम था। मीरा बीच में थी। उसकी आंखें चमकी और वह पीछे की ओर उछल गई। उसी समय उसने अपनी अंगूठी से एक तलवार खींची। तलवार की तेज आभा उसकी रक्षा कर रही थी। स्वाभाविक रूप से वह इस प्राचीन उजाड़ जानवर से सीधे टकराने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके पास कई युद्ध तकनीकें थीं जो उसे जानवर के चारों ओर घूमने की क्षमता देती थीं। साथ ही उसकी गति बेहद तेज थी। इस स्थिति को वह कुछ समय तक संभाल सकती थी। धड़ाम, पुल जोर से हिलने लगा। जब प्राचीन उजाड़ जानवर ने हमला किया तो तीनों ने अलग अलग दिशाओं में छलांग लगा दी। मीरा ऊंचाई में कूदकर जानवर के सिर के ऊपर पहुंच गई। पैंथर लेडी ने बगल में लुढ़क कर खुद को बचा लिया, लेकिन ली अग्नि संप्रदाय का युवा सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली निकला। जानवर के हमले से उत्पन्न ऊर्जा लहरों से उसका पूरा शरीर चोटिल हो गया। वह लगभग पुल से गिर ही गया था। बहुत मुश्किल हवा में मीरा ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। इस लड़ाई को ज्यादा खींचना सह बड़ी ही नहीं था। उसने जानवर के मुंह पर हमला करने के बारे में सोचा, लेकिन उसे याद आया कि संकेत इसमें असफल हो चुका था। अगर संकेत जैसे ताकतवर योद्धा ने इसमें असफलता पाई थी, तो वह खुद भी शायद असफल ही होगी। जब तक मीरा फैसला ले पाती, अचानक उसकी आंख के कोने में एक सुनहरी किरण चमकी। एक सुनहरी किरण अविश्वसनीय गति से उसके पास से गुजरी और सीधे प्राचीन उजाड़ जानवर के मुंह की ओर बढ़ी। मीरा ने सबसे पहले तेज और शक्तिशाली हवा के कंपन को महसूस किया जो सुनहरी किरण से आ रहे थे। जब वह उसके पास से गुजरी तो उसके गालों पर तेज दर्द हुआ। तभी उसने वह कानों को चीर देने वाली आवाज सुनी, और उसी पल सुनहरी किरण से अत्यधिक शक्तिशाली और शुद्ध यांग ऊर्जा का विस्फोट हुआ। वह और तेज हुई और सीधे प्राचीन उजाड़ जानवर के मुंह में चली गई। बूम! सुनहरी किरण गहराई तक समा गई। उसी पल मीरा ने उसे साफ देखा। यह एक तीर था। यह एक 4 फुट लंबा तीर था, जो केवल एक छोटी उंगली जितना पतला था। लेकिन इस छोटे से तीर ने, जो विशालकाय 2 मंजिला ऊंचे उजाड़ जानवर के मुंह में जा घुसा था, ऐसा महसूस कराया मानो एक बाघ के शरीर में सुई चुभा दी हो। लेकिन तभी जब प्राचीन उजाड़ जानवर पर यह तीर लगा तो उसका शरीर अचानक रुक गया। वह अपनी भयंकर उग्र अवस्था से बाहर आ गया। उसकी क्रूरता एक फूले हुए गुब्बारे की तरह अचानक समाप्त हो गई। इसके बाद उसकी आंखों में जलती हुई क्रूरता गायब हो गई। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसके शरीर पर चमकती बिजली की धारियां अचानक रंग और आकार बदलने लगीं। कुछ सेकंड के लिए यह प्रक्रिया चलती रही और फिर पेंग! एक तेज विस्फोट हुआ और प्राचीन उजाड़ जानवर एक चमकदार रोशनी की बारिश में बदलकर गायब हो गया। मर गया, फिर से मर गया। ऊपर आसमान में ऊर्जा की वर्षा बिखरती हुई दिख रही थी। लोगों की आंखें फटी रह गईं और उनके गले सूख गए। ये दृश्य पहले जैसा ही लग रहा था। उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ और बहुत कठिनाई से अपनी गर्दन घुमाई। उन्होंने समूह के पीछे खड़े अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने ही वह तीर चलाया था। उसके हाथ में वीर धनुष की प्रत्यंचा अभी भी हल्के से हिल रही थी और एक मध्यम ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। अर्जुन ने अपना हाथ घुमाया और धनुष को अंगूठी में रख लिया। पूरा दृश्य इतना शांत और सहज था कि ऐसा लगा मानो यह कोई बड़ी बात ही न हो। क्या ये सच में प्राचीन उजाड़ जानवर को मारना था, या बस किसी खरगोश को मार देना? लोगों ने अपनी सांसें रोकी और हैरानी से थूक निगल लिया। संकेत भी इस प्राचीन जानवर की कमजोरी पर वार करने में असफल रहा था। इस वजह से बहुत से लोग मानते थे कि अर्जुन का पिछला हमला बस किस्मत थी। लेकिन अब अर्जुन ने फिर से उसी उजाड़ जानवर को इतनी आसानी से मार दिया। अब ये साबित हो गया था कि उसके लिए इस जानवर को मारना सच में उतना ही आसान था।
जितना किसी चीज को हाथ घुमाकर गिरा देना। ये देखकर हर किसी का आत्मसम्मान चकनाचूर हो गया। ये तो दूसरी बार हुआ। वे लोग उजाड़ जानवर के सामने एक पल भी टिक नहीं पा रहे थे, उनकी जान बचाना ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन अर्जुन के लिए ये बस मुर्गी या कुत्ते को मारने जैसा आसान लग रहा था। ये तो असंभव है। प्राचीन उजाड़ जानवर को मारने के बाद अर्जुन ने प्रकाश की एक चमकदार बिंदु को देखा, वो प्रकाश की बिखरती वर्षा के भीतर से चमक रहा था। यह एक और प्राचीन अवशेष था। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में केवल कुछ शक्तिशाली उजाड़ जानवरों के शरीर के ऊर्जा केंद्र में ऐसा प्राचीन अवशेष था। इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा थी। अर्जुन का शरीर चमक उठा और उसका शरीर आकाश में फैल गया तथा उसने प्राचीन अवशेष को अपने हाथ में पकड़ लिया। स्वाभाविक रूप से वह इस तरह के लाभ को नहीं छोड़ना चाहता था। एक लोग तब हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि अर्जुन तूफान के बावजूद कुछ उठा रहा है। क्या ये खजाना है? लोग बेचैन हो गए। क्या प्राचीन उजाड़ जानवर से कोई खजाना गिरा है? उन्होंने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था। क्या बात है? अर्जुन ने बिना किसी अतिशयोक्ति के अपनी अंगूठी छुई और वह वस्तु गायब हो गई। इससे बहुत से लोग उत्सुक हो गए। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में खजाने की मात्रा स्वाभाविक रूप से कम नहीं थी, और उन्हें इसका एहसास अभी हुआ। इस प्राचीन उजाड़ जानवर ने मरने के बाद एक खजाना गिरा दिया, तो उजाड़ जानवर के अंदर पहले से ही एक खजाना रहा होगा। अर्जुन ने उसे भी निकाल लिया होगा। लोगों को वह दृश्य याद आ गया, या जब पहला प्राचीन उजाड़ जानवर मारा गया था, अर्जुन सैकड़ों फीट दूर उड़ गया था। तब उन्हें नहीं पता था कि वह क्या कर रहा था। अब उन्हें पता चला कि अर्जुन ने पहले ही 2 खजाने प्राप्त कर लिए थे। ये जानकर उनमें से कई लोग ईर्ष्यालु तो हुए, लेकिन असहाय भी थे। हालांकि वे खजाने के लालच में थे, लेकिन किसी ने भी अर्जुन के सामने ये बताने की हिम्मत नहीं की। वे किसी भी तरह से ऐसे डरावने व्यक्ति को संभालने में सक्षम नहीं थे, जो अपने द्वारा इस्तेमाल किए गए तरीकों के बावजूद लगातार 2 प्राचीन उजाड़ जानवरों को मारने में कामयाब रहा। अब लोग अर्जुन को जिस तरह से देख रहे थे उसमें थोड़ा डर समा गया था। इस समय प्रकाश की एक दिव्य किरण ऊपर आसमान से तूफान को भेदते हुए अर्जुन के शरीर को रोशन कर रही थी। ये दिव्य किरण अर्जुन की बांह पर संघनित हुई और बैंगनी टैटू बन गया। यह एक स्वर्ग का निशान था। एम्पायरियन मार्क उसे एक और मिल गया। अर्जुन की बांह पर टैटू देखकर यह पता नहीं था कि उनमें से कितने लोग क्या महसूस कर रहे थे। हालांकि इस बार अर्जुन की बांह पर सिर्फ एक एम्पायरियन निशान ही जमा हुआ। अगर वहां 36 और निशान होते तो वहां मौजूद कई युवा लोगों को झटका लगता और शायद वे इस महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र के परीक्षण को छोड़ देते। सिर्फ एक एम्पायरियन मार्क। ऐसा लगता है कि महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र अपनी सेटिंग्स के साथ बहुत सख्त है। यदि नहीं, तो किसी प्राचीन उजाड़ जानवर की कमजोरी का पता लगाना और फिर पर्याप्त संख्या में प्राचीन उजाड़ जानवरों को मारना बड़ी संख्या में एम्पायरियन मार्क्स का परिणाम होगा। यदि ऐसा हुआ तो परीक्षण अपना अर्थ खो देगा। अर्जुन ने अनुमान लगाया। महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र साधकों के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण करता था। शत्रु की कमजोरी का पता लगाना साधक की अंतर्दृष्टि और निर्णय की परीक्षा मात्र था, इसलिए इसमें बहुत अधिक पुरस्कार नहीं हो सकते थे। अब अर्जुन के पास 37 एम्पायरियन मार्क्स थे। समूह में उसका अस्तित्व तुरंत असाधारण हो गया था। जब लोग अर्जुन को देखते थे तो उनके हाव भाव बहुत ही भद्दे हो जाते थे। अभी 4 घंटे पहले ये लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अर्जुन को कैसे मारा जाए ताकि इनाम मिल सके, लेकिन अब वे सभी प्रार्थना कर रहे थे कि वे अर्जुन के हाथों में न पड़े। यह बीस्ट कंट्रोल संप्रदाय से बैग लिए हुए युवक ने अपने दांत पीसते हुए पैंथर लेडी को अपनी आवाज दी। क्या उन्होंने नहीं कहा कि वह एक उजाड़ स्वर्ग मास्टर प्रशिक्षु था और दूर पूर्व से आया था? वह इतना शक्तिशाली क्यों है? बीस्ट कंट्रोल संप्रदाय के युवा को एहसास हुआ कि वह न केवल अर्जुन से कमजोर था, बल्कि यहाँ उसे मिलने वाले अवसर भी अर्जुन से अतुलनीय थे। और अंत में अर्जुन के लिए मार्शल आर्ट सिर्फ एक गौण विषय था। उजाड़ स्वर्ग तकनीक में अर्जुन भी एक अद्वितीय प्रतिभा था। ये वास्तव में एक परेशान करने वाली तुलना थी। पैंथर लेडी ने अपना सिर हिलाया। वह अर्जुन पर ध्यान नहीं देना चाहती थी, क्योंकि जितना ज्यादा वह ध्यान देती उतना ही ज्यादा उसे झटका लगता। संकेत बैनर्जी, वो बदमाश, उसे मेरे हाथों में मत पड़ने देना। पैंथर लेडी ने कसम खाए। उसने अपनी नफरत संकेत पर डाल दी थी। अभी अभी जब संकेत ने प्राचीन उजाड़ जानवर को अर्जुन पर हमला करने के लिए ले जाया तो अर्जुन ने उसकी जलती हुई रस्सी काट दी थी। नतीजतन संकेत ने दिशा बदल दी थी, जिससे वह फंस गई। अगर मीरा राठौर भी इसमें शामिल नहीं होती तो
छोटे ऊना ने निश्चित रूप से इतनी जल्दी अपना कदम नहीं उठाया होता। तब वह वास्तव में खतरे में पड़ जाती। इधर उधर देखने पर ऐसा लगा कि संकेत हवा में गायब हो गया है। जब से वह अपनी भ्रम तकनीक से छिप गया था, तब से अब उसके पास फिर से प्रकट होने की कोई योजना नहीं है। वास्तव में संकेत के पास अब खुद को दिखाने के लिए चेहरा भी नहीं बचा था। प्राचीन उजाड़ जानवर के साथ इतनी बुरी तरह विफल होने के बाद वह केवल एक रहस्यम यह तकनीक और खतरे को मोड़ने के घृणित साधनों का उपयोग करके संकट से बचने में कामयाब रहा था। अंत में दुर्जय उजाड़ जानवर को अर्जुन ने आसानी से मार डाला था। संकेत के गर्व के कारण वह ये कैसे स्वीकार कर सकता था। छोटे भाई अर्जुन, धन्यवाद। जैसे ही समूह आगे बढ़ने लगा, मीरा राठौर ने अर्जुन की ओर मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन ने अपने कदम रोके और मीरा की ओर देखा। फिर उसने हल्के से कहा, भले ही मैंने कोई कदम न उठाया हो, लेकिन तुम प्राचीन उजाड़ जानवर से बच सकती थी, है न? वास्तव में मैं ऐसा कर सकती थी, लेकिन ये परेशानी भरा होता। मीरा ने अपने लंबे बालों को झटकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, इससे मुझे कुछ रहस्यमय तकनीकों का उपयोग करने के लिए भी मजबूर होना पड़ता। फिर यह इसके लायक नहीं रह जाता। प्राचीन उजाड़ जानवर के साथ मुठभेड़ के बाद लोगों में स्वर्ग के चिन्ह प्राप्त करने के लिए उजाड़ जानवरों को मारने में रुचि नहीं रह जाती थी। वे उजाड़ जानवरों को मारने के लिए पूरी ताकत लगा चुके थे, फिर भी उन्होंने जो कुछ भी मारा वह कम श्रेणी के उजाड़ जानवर थे। दूसरी ओर अर्जुन ने एक ही तीर से एक बहुत ही खतरनाक उजाड़ जानवर को मार डाला था। उनके बीच का अंतर निराशाजनक था। तूफानी हवाएं लगातार चीखती रहीं। लोगों का ध्यान तूफान में उजाड़ जानवरों को संभालने पर था। सामान्य परिस्थितियों में वे जब भी संभव होता बच निकलते। अगर वे बच नहीं पाते तो उसे मार देते। इस प्रकार समूह 2 घंटे तक चलता रहा। तूफान कमजोर पड़ गया। लोगों ने अपने सिर ऊपर उठाए। थोड़ी दूर आगे विशाल गॉड एडवेंट टावर था। यह एक काले स्तंभ की तरह था जो क्षितिज पर ऊंचा खड़ा था। इसका चौड़ा आधार पूरे क्षितिज को कवर करता हुआ लग रहा था। तूफानों से भरे खंडहरों के बीच में एक बहुत बड़ी दिव्य मीनार खड़ी थी। ये दृश्य देखकर लोग व्याकुल हो गए, और इस समय लोग देख सकत थे कि गॉड एडवेंट टावर के आसपास का क्षेत्र हल्के धागों से ढका हुआ था। ये धागे सभी दिशाओं में फैल गए और विशाल तूफानों में गायब हो गए। ये दृश्य देखकर लोगों की सांसें थमसी गईं। उन्हें एहसास हुआ कि ये अनगिनत धागे वास्तव में पुल थे, और जिन पुलों का उपयोग उन्होंने टावर तक पहुंचने के लिए किया था वे असंख्य पुलों में से केवल कुछ ही थे। हो सकता है हर पुल दूसरे स्थानिक प्रवेश द्वार से जुड़ा हुआ हो, और हो सकता है कि हर स्थानिक प्रवेश द्वार के लिए एक संगत परीक्षण हो। ये सोचकर लोग महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की विशालता पर आश्चर्यचकित हो गए। इस प्राचीन महान महारानी की उपस्थिति में, जिन्होंने युगों युगों तक अपने लिए एक नाम छोड़ा था, वे सचमुच छोटे थे। ये गॉड एडवेंट टावर एक जादुई हथियार हो सकता है जिसका उपयोग प्राचीन महान महारानी ने तब किया था जब वह जीवित थी। आरव ने अचानक कहा जब उसने गॉड एडवेंट टावर को देखा। उसकी बात सुनकर आसपास के लोग दंग रह गए। एक जादुई हथियार, यह विशाल दिव्य मीनार प्राचीन महान महारानी का जादुई हथियार था। यह अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन कुछ सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यह पूरी तरह संभव था। जैसे ही साधक गॉड एडवेंट टावर के पास पहुंचे, वे वहां से निकलने वाली शक्तिशाली आभा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सके। जैसे ही वे आभा के संपर्क में हुए, दुनिया में भयानक तूफान कमजोर पड़ गया। अंततः वह गायब हो गया। जब वे गॉड एडवेंट टावर के ठीक सामने थे तो प्रतिभागियों ने ऊपर देखा। टावर का शीर्ष एक नुकीली पिन की तरह था जो काले आकाश को भेद रहा था। ये दृश्य देखकर उन्हें एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे गॉड एडवेंट टावर में शैतानी उपस्थिति थी जिससे वे घबरा गए। प्राचीन महान महारानी किस प्रकार की व्यक्ति थी? अर्जुन ने अपनी आंखें मूंद लीं। जैसे जैसे वह महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की खोज करता गया, उसे प्राचीन महान महारानी की डरावनी बातों की बेहतर समझ मिलती गई। रहस्यमय क्षेत्र का इतना विशाल ढांचा पहले से ही चौहान कुलपति जैसे लोगों के शक्ति स्तर से कहीं अधिक था। चौहान का छोटे उलपति और राठौर परिवार के प्रमुख एल्डर्स प्राचीन महान महारानी के सामने कुछ भी नहीं थे, और इस तरह की शख्सियत ने इतिहास में बहुत सीमित रिकॉर्ड छोड़े थे। लोगों को केवल इतना पता था कि उसने स्वाभाविक रूप से यिन मेरिडियन को समाप्त कर दिया था, और जब उसने अपनी समाप्त हुई मेरिडियन को अथाह शक्ति के साथ जोड़ा तो वह एक अद्वितीय महान महारानी बन गई। कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, जैसे कि उसने अपने जीवन में क्या किया, या वह बुरी थी या नहीं। लोगों को ये भी नहीं पता था कि उसका अंतिम विश्राम स्थल कहाँ था।
क्या उसकी हत्या कर दी गई थी या वह इस दुनिया की सीमाओं को तोड़कर किसी दूसरी दुनिया में चली गई थी? प्राचीन महान महारानी रहस्य और अज्ञात से भरी हुई थी। शायद कोई गॉड एडवेंट टॉवर के अंदर महान महारानी के रहस्यों की कुछ बुनियादी जानकारी प्राप्त कर सके। ये बात ध्यान में रखते हुए अर्जुन लंबे पुल से नीचे उतरा और गॉड एडवेंट टॉवर के सामने एक छोटे से चौराहे पर पहुंचा। चौक काले पत्थर से बना था। जब उसने चौक में कदम रखा तो उसको लगा कि उसका खून धीरे धीरे उबल रहा है। उसने आरव और मीरा को अवचेतन रूप से देखा। उसने महसूस किया कि उनके चेहरे पर थोड़ी हैरानी थी। जाहिर है उन दोनों की भावनाएं एक जैसी थीं। अर्जुन ने जमीन की ओर देखा। काला पत्थर एक ऐसी चीज थी जिसे वह पहचान नहीं पाया। ये संभावना थी कि लंबे समय के बाद भी चट्टान की सतह पर एक भी निशान नहीं होगा। फर्श की टाइलें स्याही की तरह काली थीं। बीच में रहस्यमयी गहरे लाल रंग के पैटर्न थे। पैटर्न ऐसे लग रहे थे जैसे टाइलों में खून के पैटर्न जम गए हों। ये किसी विशेष जैविक प्राणी के रक्त से भी बना हो सकता है। अर्जुन को लगा कि उसके खून में उबाल आने का कारण संभवतः पत्थर ही था। ये रहस्यमयी रक्त पैटर्न उसके शरीर में मौजूद रक्त के साथ प्रतिध्वनित हो गए थे। ये आ रहा है, आरव ने अचानक कहा। अर्जुन का दिल धड़क उठा क्योंकि इस समय वह भी एक शक्तिशाली आभा को अपने पास आते हुए महसूस कर सकता था। उसने ऊपर देखा तो करीब 1 दर्जन लोग तूफान से बचकर आ रहे थे। ये लोग सब अष्टरूप से अधिक उम्र के थे। उनकी उम्र 27 से 30 वर्ष के बीच थी और उनके सामने चलते हुए एक व्यक्ति था जिसे अर्जुन बहुत परिचित था, शौर्य चौहान। अर्जुन ने शौर्य चौहान की तरफ देखा और शौर्य चौहान ने भी वैसा ही किया। जब उसने अर्जुन को देखा तो वह पहले तो हैरान रह गया। उसके बाद उसका चेहरा उतर गया और उसकी आंखों में हत्या का इरादा दिखाई देने लगा। तुम अभी भी जीवित हो? शौर्य चौहान की आवाज ठंडी थी। उसकी नज़र अर्जुन से गुजरकर उसके पीछे चली गई। उसके पीछे चौहान परिवार के कबीले से आया युवक था और उसका चेहरा बहुत भयानक दिख रहा था। शौर्य चौहान ने उसे अर्जुन को मारने का काम सौंपा था, लेकिन अब अर्जुन पूरी तरह से स्वस्थ होकर गॉड एडवेंट टॉवर के सामने आ चुका था। कचरा। शौर्य चौहान ने अपने दांतों को भिंचते हुए ये शब्द निकाला। अर्जुन के पीछे चौहान परिवार का शिष्य डर रहा था। उसे लगा कि वह अर्जुन के मुकाबले में भी लकुल भी नहीं है। वह सिर्फ अपनी आवाज ही बता पाया, यंग मास्टर, इस लड़के ने हमें धोखा दिया है। इसकी ताकत वाकई डरावनी है। ये बेवकूफी का खेल खेलता रहा है। तब चौहान परिवार के युवक ने अर्जुन के प्रदर्शन का विवरण दिया और उसने शौर्य चौहान को कुछ बिंदुओं पर जोर दिया। उसने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे प्राचीन उजाड़ जानवर जिसने संकेत बैनर्जी को लगभग मार डाला था, उसे अर्जुन ने एक तीर से मार डाला। हालांकि जब उसने बोलना समाप्त किया तो शौर्य चौहान ने केवल व्यंग्य किया, मैंने कहा था कि तुम कचरा हो, फिर भी तुम इस पर विश्वास नहीं करते। वह संकेत भी एक मंदबुद्धि है। वह युवक दंग रह गया। उसे शौर्य चौहान के शब्दों का मतलब समझ में नहीं आया। इस समय शौर्य चौहान ने युवक को अनदेखा कर दिया। फिर उसने अर्जुन को देखा और एक भयावह आवाज में कहा, तुमने 37 एम्पायरियन मार्क्स प्राप्त किए। शौर्य चौहान के शब्दों ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। इस समय उन्होंने अभी अभी पहला परीक्षण पास किया था। वे स्वाभाविक रूप से एम्पायरियन मार्क्स के मूल्य को जानते थे और वे ये भी जानते थे कि 37 एम्पायरियन मार्क्स का मतलब कितना गलपन भरा विचार है। क्या सभी लोग अर्जुन को देखकर आश्चर्यचकित हो गए? उसने 37 एम्पायरियन मार्क्स प्राप्त किए थे। क्या यह संभव था? तुमने अपनी ऊर्जा आंखों का इस्तेमाल प्राचीन उजाड़ जानवर की कमजोरी को खो जने के लिए किया और फिर उसे एक ही वार में मार डाला। यह देखने में आसान लग सकता है, लेकिन हमले का कोण और हमले की ताकत सभी बहुत सटीक थे। ऐसा नहीं है कि तुम इतने मजबूत हो, यह सिर्फ इतना है कि तुम्हारी क्षमता पहले परीक्षण के लिए उपयुक्त थी। फिर भी कुछ बेवकूफ सोचते हैं कि तुम्हारी नकल करके वे प्राचीन उजाड़ जानवर की कमजोरी पर भी हमला कर पाएंगे। अंत में उन्हें कष्ट सहना पड़ा और वे भाग्यशाली थे कि वे इससे नहीं मरे। शौर्य चौहान ने फिर अपना सिर घुमाया और खाली जगह की ओर देखने लगा। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, संकेत बैनर्जी, छिपना बंद करो, बाहर आओ। शौर्य चौहान की ताकत के साथ संकेत की भ्रम तकनीक उसे उसकी आंखों से कैसे छिपा सकती थी? अंतरिक्ष में उथल पुथल मच गई। शौर्य चौहान की बातें सुनकर संकेत को लगा कि उसका खून खौल उठा है। वह बेहद शर्मिंदा था। अपनी पहचान के बावजूद उसे सार्वजनिक रूप से मूर्ख कहकर डांटा गया था। फिर भी उसके पास इसका खंडन करने का कोई रास्ता नहीं था। ऊर्जा आंखें, वह क्या था? संकेत को अर्जुन की ऊर्जा दृष्टि के बारे में कुछ भी पता नहीं था,
लेकिन शौर्य चौहान को ये बात गहराई से याद थी। वह अर्जुन की क्षमता के कारण लड़खड़ा गया था। इसलिए जब चौहान परिवार के युवक ने बताया कि अर्जुन ने कैसे परीक्षण पास किया, तो शौर्य चौहान ने तुरंत अर्जुन की ऊर्जा दृष्टि के बारे में सोचा। लगता है कि तुम बाद में परीक्षणों को पास करने के लिए अपनी ऊर्जा आंखों पर निर्भर रह सकते हो। यह अच्छा है कि तुम पहले परीक्षण को पास करने में भाग्यशाली रहे। इस तरह मैं तुम्हें अपने हाथों से मार सकता हूं, शौर्य चौहान ने भयावह आवाज में कहा। अर्जुन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। जहां तक अर्जुन के पहले परीक्षण को पास करने की बात है, शौर्य चौहान ने मौके पर ही सही निशाना साधा था। संकेत की तुलना में शौर्य चौहान एक ऐसा दुश्मन था जो उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था। लेकिन मुद्दे की जड़ ये थी कि शौर्य चौहान का साधना स्तर बहुत ऊंचा था। अर्जुन किसी भी तरह से शौर्य चौहान का मुकाबला नहीं कर सकता था। दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। इस अंतर के कारण अर्जुन के पास हाई अलर्ट पर रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर शौर्य चौहान ने इस अवसर का फायदा उठाया तो वह हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इस समय अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसने अपना सिर घुमाया और पास में देखा। उसने देखा कि एक लड़की सफेद कपड़े पहने हुए तूफान से धीरे धीरे चौक की ओर जा रही थी। चट्टानों को चीर देने वाला तूफान सफेद कपड़ों वाली लड़की के कपड़ों और बालों को धीरे से उड़ा रहा था। उसकी हरकतें बहते पानी की तरह थीं, शांत और संयमित। जब लड़की काले पत्थर के चौक पर उतरी तो उसके पैरों पर धूल के दाग भी नहीं थे। मानसी, अर्जुन का मुंह ऊपर की ओर छोटे उड़ गया। वह मुस्कुराया क्योंकि उसे मानसी को इस स्थिति में देखकर शांति की एक अकथनीय अनुभूति हुई। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र की पहली परीक्षा का अनुभव करने और लंबे पुल और भयंकर तूफान से गुजरने के बाद भी मानसी के कपड़े अभी भी बर्फ की तरह सफेद थे। वह अभी भी शांत और स्थिर दिख रही थी। और मानसी के पीछे ही एक और युवक था। ये युवक बहुत लंबा नहीं था। चूंकि मानसी महिलाओं में काफी लंबी थी, इसका मतलब यह था कि वही युवक मानसी से थोड़ा ही छोटा था। युवक ने एक सादा ग्रे गाउन पहना हुआ था। उसकी त्वचा काली थी और बाल बिखरे हुए थे। वह एक साधारण किसान जैसा दिख रहा था। चौक पर कदम रखते ही सांवला युवक सौम्य भाव से मुस्कुराया। ओह, केवल 2 लोग हैं। ये देखकर कि मानसी और सांवले रंग के युवक के पीछे कोई और नहीं था, वे आश्चर्यचकित हो गए। उनके अनुभव के अनुसार प्रत्येक व्यक्तिगत समूह में 10-20 साधक होते थे। कुछ लोगों के समाप्त होने के बाद कम से कम आधे लोग बच जाते, लेकिन अब मानसी के समूह में केवल 2 लोग ही थे जो गॉड एडवेंट टॉवर तक पहुंचे थे। हम प्राचीन उजाड़ जानवरों के एक समूह से मिले जो पागल हो गए थे। इसलिए ये काफी दुखद था। मैं मुश्किल से बच पाया। वह सांवला युवक सबके मन की बात जान गया, जैसा कि उसने अपना सिर खुजलाते हुए समझाया। जब लोगों ने ये सुना तो वे मन ही मन डर गए। क्या प्राचीन उजाड़ जानवरों का एक समूह जो पागल हो गए थे? महान महारानी रहस्यमय क्षेत्र के परीक्षणों ने साधकों की उम्र के अनुसार उनकी कठिनाई को समायोजित किया। मानसी ने जिन उजाड़ जानवरों का सामना किया वे स्पष्ट रूप से 3 आंख वाले उजाड़ जानवर से भी अधिक भयानक थे। इन भयानक अस्तित्वों का एक समूह पागल हो रहा था। ये कैसा दृश्य रहा होगा? हालांकि मानसी और सांवले रंग के युवक ने इस विपत्ति को सुरक्षित रूप से पार कर लिया था। आनसी का नाम समझ में आता है क्योंकि उसमें बहुत प्रतिभा थी। उसका लेवल पास करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, लेकिन वह सांवला युवक कौन था? लोगों ने युवक पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसका ग्रे गाउन गंदा था और कुछ हिस्सों में फटा हुआ था। ऐसा लगता है कि उसे जंगली जानवरों ने फाड़ दिया था। उसके चेहरे और हाथों पर खून के निशान थे। उसके बाल भी किसी परित्यक्त पक्षी के घोंसले की तरह अस्त व्यस्त थे। उसका दयनीय रूप बर्फ की तरह सफेद मानसी के तराजू के दूसरी तरफ था। यह आदमी मुश्किल से पुल पार कर पाया होगा। उसका भाग्य अच्छा रहा होगा। कुछ लोग चुपके से फुसफुसा रहे थे। उन्हें यह विश्वास करना कठिन लगा कि एक व्यक्ति जो इतना साधारण दिखता है, जिसे भीड़ में भी पहचाना नहीं जा सकता, उनसे अधिक शक्तिशाली है। लोग युवाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मानसी की ओर रुख किया। प्राकृतिक यिन मेरिडियन वाली एक युवा महिला के रूप में मानसी को रतनगढ़ दुनिया में ज्यादा ध्यान नहीं मिला। अपनी उच्च प्रतिभा के बावजूद उसका जीवन काल केवल 500 साल था। भविष्य में उसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ना तय था। कुछ बड़े पर छोटी ही वार के कबीले थे जो मानसी के माध्यम से राठौर परिवार के कबीले के साथ विवाह गठबंधन में प्रवेश करना चाहते थे। और वे केवल ये भी चाहते थे कि मानसी उनके परिवार के सबसे प्रतिभाशाली जूनियर के साधना संभोग साथी के रूप में हो।
प्राकृतिक यिन मेरिडियन वाली लड़की के रूप में भले ही उसका साधना स्तर बहुत अधिक न हो, लेकिन उसका कौमार्य प्राप्त करना भी एक अच्छा अवसर था। उनकी नज़र में यही मानसी का सबसे बड़ा मूल्य था। हालांकि मानसी के प्रति कुलमाता राठौर के प्रेम ने उनके इरादों को साकार होने से रोक दिया था। लेकिन जब चौहान परिवार कबीले और राठौर परिवार के बीच विवाह गठबंधन विफल हो गया और एक बड़ा तूफान खड़ा हो गया, तो मानसी को बड़े गुटों से अधिक ध्यान मिलना शुरू हो गया। महान महारानी रहस्यमयी क्षेत्र के आगमन के साथ मानसी के लिए अपनी स्वाभाविक रूप से समाप्त हुई मेरिडियंस को जोड़ना पूरी तरह से असंभव नहीं था। भले ही संभावनाएं कम हो, लेकिन एक बार जब मानसी अपनी समाप्त हो चुकी मेरिडियन को जोड़ लेती है तो वह रतनगढ़ दुनिया में एक विशेष इंसान बन जाती है। वह रतनगढ़ दुनिया में मामलों के क्रम को भी बदल सकती है। ये राठौर परिवार के लिए एक महान अवसर था और साथ ही इससे आपदा आने की भी संभावना थी। एक अद्वितीय महान महारानी के प्रकट होने के लिए उन्हें भाग्य की महत्वपूर्ण मात्रा की आवश्यकता थी। भले ही मानसी ने अपने स्वाभाविक रूप से समाप्त होने वाले मेरिडियन को जोड़ दिया हो, लेकिन ये बताना वास्तव में कठिन था कि राठौर परिवार के पास मानसी को परिपक्व होने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त विरासत थी या नहीं। अगर राठौर परिवार के साथ ऐसा नहीं होता तो मानसी के कारण उसका विनाश हो सकता था। ये वैसा ही था जैसे हाथियों के सुंदर दांतों के कारण उनका वध कर दिया जाता था। मानसी के पूरी तरह परिपक्व होने से पहले का समय राठौर परिवार के लिए सबसे खतरनाक समय था। राठौर परिवार को एक मजबूत सहयोगी और साथी की जरूरत थी जिस पर वह भरोसा कर सके। इसलिए कई गुटों को लुभाया गया। यदि वे चौहान परिवार के कबीले की जगह ले सकें और राठौर परिवार के साथ गठबंधन कर सकें तो कई लाभ होंगे। अर्जुन, तुम भी आ गए। जब सभी युवा मानसी पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, मानसी ने अर्जुन को देखा जो चौक के कोने पर खड़ा था। उसकी हल्की मुस्कान से ऐसा लग रहा था कि वह अर्जुन के लिए खुश थी जो चौक तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। मुस्कुराते हुए मानसी धूप में खिले हुए फूल की तरह लग रही थी। मानसी का व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से उदासीन था। वह शायद ही कभी बोलती या मुस्कुराती थी। अर्जुन के प्रति उसके अनोखे रवैये से कई लोग ईर्ष्या करने लगे। उनके लिए अर्जुन बहुत भाग्यशाली था। उसने महान महारानी रहस्यमयी क्षेत्र में 37 एम्पायरियन मार्क्स प्राप्त किए थे और उसे मानसी का अनुग्रह भी प्राप्त हुआ था। दूर पूर्व के इस गंवार को इतनी किस्मत कैसे मिल गई? मानसी और अर्जुन की बातचीत देखकर शौर्य चौहान ने अपनी आंखें मूंद लीं। उसे लगा कि उसका गुस्सा बढ़ रहा है जो उसके फेफड़ों और दिल को लगभग विस्फोट कर रहा है। महान महारानी रहस्यमयी क्षेत्र के नियमों के कारण वह अर्जुन को कुछ नहीं कर सकता था। इस समय उसे इस नियम से बहुत नफरत हो रही थी। अगर वह अपनी शक्तियों का खुलकर इस्तेमाल कर सकता तो वह अर्जुन को बेरहमी से मार सकता था और फिर बिना सोचे समझे मानसी को तबाह कर सकता था। अवशेष परीक्षण से उत्पन्न क्रोध ने एक मानसिक राक्षस का रूप ले लिया था। अगर वह छोटे ऊना को नहीं मारता और मानसी की पवित्रता नहीं लेता तो उसके लिए अपना गुस्सा निकालना असंभव था। गहरी सांस लेते हुए शौर्य चौहान ने खुद को उस दर्दनाक अनुभव के बारे में न सोचने के लिए मजबूर किया। उसने मानसी के प्रति लालच और अर्जुन के प्रति नफरत को छुपाया। उसने उन्हें न जानने का नाटक किया। इसके बजाय उस सांवले रंग के युवक ने उसका ध्यान आकर्षित किया था। तुम कौन हो? तुम किस गुट से आते हो? चौक पर लगभग 30 लोग एकत्र हुए थे। वे लगभग सभी गुटों से थे जो महान महारानी रहस्यमयी क्षेत्र में आए थे। शौर्य चौहान उस काले युवक की पहचान के बारे में जानने को उत्सुक था। उसने दूसरे गुट के युवा अभिजात वर्ग की उस युवक के प्रति प्रतिक्रिया देखी थी। वे उस काले युवक को देखकर आश्चर्यचकित और चकित थे। स्पष्ट रूप से वे उसे नहीं जानते थे। कहने का तात्पर्य यह था कि यह सांवला युवक किसी गुट से संबंधित नहीं था। ये स्थिति अत्यंत विचित्र थी। हे सांवले रंग के युवक ने केवल एक कर्कश मुस्कान दी। उसने शौर्य चौहान की बात को अनदेखा कर दिया, जैसे कि उसने उसकी बात नहीं सुनी हो। इससे शौर्य चौहान का चेहरा उतर गया। इस बच्चे ने उसे नजरअंदाज कर दिया था। तुम बहरे हो क्या? अब उस सांवले युवक ने एक बार फिर साहुरी चौहान का गुस्सा भड़का दिया था। हालांकि उस सांवले रंग के युवक ने शौर्य चौहान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान थी जिससे उसके मोती जैसे सफेद दांत दिख रहे थे। उसने लोगों को एक मूर्ख व्यक्ति की छाप दी जो पागलों की तरह पागल था। हालांकि सोचने की बात यह थी कि एक पागल व्यक्ति इस बिंदु तक कैसे पहुंच सकता है। इस काले रंग के युवक ने लोगों को गुप्त रूप से भयभीत कर दिया था। उसने शौर्य चौहान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उसकी एक रहस्यमय पृष्ठभूमि थी। कोई भी यह नहीं बता सकता था कि वह
कहाँ से आया था और कैसे उसने महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश किया था। अर्जुन ने भी इस काले रंग के युवक पर ध्यान दिया। उसने महसूस किया कि कभी कभी उस काले रंग के युवक की नज़र उस पर पड़ती थी और वह एक दोस्ताना मुस्कान देता था। ये देखकर अर्जुन को अजीब लगा। क्या इस युवक का उससे कोई रिश्ता था? उसने याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसे किसी व्यक्ति से मुलाकात याद नहीं आई। कुछ तो अजीब है। अर्जुन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा, लेकिन इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। मैंने उनसे सुना है कि तुमने पहले परीक्षण में 37 एम्पायरियन मार्क्स अर्जित किए हैं। मानसी मुस्कुराते हुए अर्जुन के पास चली गई। उसकी आंखों में एक अवर्णनीय चमक थी। 37 एम्पायरियन मार्क्स वास्तव में बहुत ज्यादा थे। ये बस संयोग से हुआ। अर्जुन ने कंधे उचकाए। शौर्य चौहान सही था। मैंने अपनी ऊर्जा दृष्टि का इस्तेमाल एक खामी का फायदा उठाने के लिए किया था। अगर मैंने अपनी असली क्षमताओं का इस्तेमाल किया होता तो मुझे नहीं पता होता कि मुझे किस तरह के नतीजे मिलते। ऊर्जा दृष्टि भी तुम्हारी क्षमता है। अन्य इसकी तुलना नहीं कर सकते। मुझे केवल 9 एम्पायरियन मार्क्स मिले। जब मानसी बोल रही थी, अर्जुन ने उसकी सफेद कलाई पर नजर डाली। वहां खूबसूरत एम्पायरियन मार्क्स बेर के फूलों की तरह बड़े करीने से पंक्तिबद्ध थे। 9। अर्जुन ने अपनी ठोड़ी को छुआ। वह बहुत आश्चर्यचकित था, क्योंकि यह एक प्रभावशाली संख्या थी। संकेत बैनर्जी को केवल एक ही प्राप्त हुआ था। बेशक अगर अर्जुन ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो संकेत को पुल पर 1 या 2 एम्पायरियन मार्क्स में ल जाते। जब तक वह गॉड एडवेंट टॉवर तक पहुंचता तब तक उसके पास शायद 3 एम्पायरियन मार्क्स होते, और यही उसकी सीमा होती। लेकिन यह मानसी के एम्पायरियन मार्क्स का केवल 1/3 था। मानसी ने इतने सारे एम्पायरियन मार्क्स प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह की खामी का इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किया था। इसी समय पुल पर बचे हुए कुछ लोग भी चौक पर आ गए। सभी लोग इकट्ठे हुए थे। का। इस समय लोगों को अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि गॉड एडवेंट टॉवर से जुड़े अनगिनत पुल तूफान में लुप्त हो रहे थे और नजरों से ओझल हो रहे थे। पलक झपकते ही पूरा द एडवेंट टॉवर तूफान में एक अकेला द्वीप बन गया। इसके बाद दूसरा परीक्षण होगा। यहाँ खड़े लोग अलग अलग गुटों के कुलीन वर्ग के लोग थे। वे अपने हाव भाव में युद्ध के इरादे से एक दूसरे को परख रहे थे। वे एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी थे। इस मुकदमे में ये पता नहीं था कि कितने और लोग मारे जाएंगे। ये यून को कई शत्रुतापूर्ण निगाहें महसूस हो रही थी। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। जैसा कि कहावत है, एक बार जब बहुत सारे जू हो जाते हैं तो कोई डर नहीं रहता कि उन्हें काट लिया जाएगा, इसलिए उसे अब परवाह नहीं थी। मानसी ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन की प्रतिक्रिया देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब तुम काफी प्रभावशाली व्यक्ति बन गए हो। मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं बनना चाहता। अर्जुन असहाय महसूस कर रहा था। जब से शेपर्ड बॉय ने सूरतगढ़ दिव्य साम्राज्य पर आक्रमण किया था, तब से उसके दुश्मनों की संख्या बढ़ ही रही थी। इस समय गॉड एडवेंट टॉवर से अचानक गड़गड़ाहट की ध्वनि निकली। काले पत्थर का चौकोर हिस्सा हिलने लगा। कई प्रतिभाशाली लोगों के हाव भाव बदल गए। बूम बूम बूम। काले पत्थर के चौक से अचानक एक ऊंचा स्तंभ उभर आया। ये स्तंभ बिल्कुल आदिम था। इसमें एक उबड़ खाबड़ आभा थी। जब लोगों ने इस पर ध्यान दिया तो वे चकित रह गए। पूरा स्तंभ अवशेषों से जड़ा हुआ था, और अवशेषों से निकलने वाले शक्तिशाली ऊर्जा उतार चढ़ाव से यह पता चलता था कि वे कोई साधारण वस्तुएं नहीं थीं। अर्जुन मन ही मन आश्चर्यचकित था। हालांकि ये प्राचीन अवशेष उससे कमतर थे जो उसने पहले उजाड़ जानवर से प्राप्त किए थे, लेकिन मात्रा के मामले में वे जीत गए। अगर वह उन्हें प्राप्त कर सकता। अर्जुन को ऐसा विचार लाने से रुका नहीं जा सका। हालांकि यह उसका एक बेतरतीब विचार था। विशाल स्तंभ रून और सरणियों से भरा हुआ था, और यह टॉवर का भी हिस्सा था, इसलिए इससे निकलने वाली ऊर्जा एक दूसरे के साथ प्रतिध्वनित होती थी। अपनी ताकत के साथ, भले ही उसने बैंगनी क्रिस्टल को सक्रिय किया हो, उसके लिए अवशेषों से ऊर्जा निकालना बहुत मुश्किल होगा। इस समय विशाल स्तंभ से एक की रण निकली। इसने काले पत्थर के चौक में प्रकाश का एक द्वार बना दिया। प्रकाश का द्वार लगभग 100 फीट ऊंचा था। इससे निकलने वाली ऊर्जा के उतार चढ़ाव से लोगों को दमन का एहसास हो रहा था। कोई नहीं जानता था कि प्रकाश के द्वार के पीछे क्या है। वहां उपस्थित अनेक प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने प्रकाश के द्वार में प्रवेश करने से पहले कुछ देर तक इसका अवलोकन किया। उनका रवैया काफी साहसी था। एक एक करके लोग अंदर आए, जिनमें शौर्य चौहान भी शामिल था। उसके अंदर जाने के बाद चौहान परिवार के शिष्य भी उसके पीछे चले गए। चलो हम भी अंदर चलते हैं।
मानसी ने कहा। मानसी के पीछे राठौर परिवार के सभी शिष्य थे। श्याम राठौर ने कोई भी काम सामान्य से हटकर नहीं किया। वह खुद को जानता था। वह यहाँ किस्मत की वजह से आया था। हालांकि शौर्य चौहान ने कहा था कि अर्जुन की किस्मत भी अच्छी थी और उसने अपनी ऊर्जा दृष्टि का उपयोग करके बचाव का रास्ता ढा बड़े ओवर ढकर पहला परीक्षण पूरी तरह से पूरा कर लिया था। फिर भी श्याम राठौर ने नहीं सोचा कि उसे अर्जुन का मजाक उड़ाने का अधिकार है। उनकी युद्ध क्षमताएं एक जैसी थीं, इसलिए दूसरे का मजाक उड़ाने का कोई मतलब नहीं था। और ऊर्जा दृष्टि अर्जुन की क्षमता थी जो उसके पास नहीं थी। मानसी ने सबसे पहले प्रकाश के द्वार से प्रवेश किया। उसका चेहरा चमक उठा और वह एक सुंदर तितली की तरह उड़ती हुई दिखाई दी। अर्जुन अभी उसके पर बड़ी पीछे जाने ही वाला था कि उसने हंसी सुनी। उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और सामने वाले काले युवक को देखा। अर्जुन को पता ही नहीं चला कि वह कब उसके पास आ गया। वह अभी भी मूर्खतापूर्ण अंदाज में हंस रहा था। उस सांवले रंग के युवक के होंठ बहुत मोटे थे। जब वह अर्जुन की ओर मुस्कुरा रहा था तो उसके 2 सफेद दांत दिखाई दे रहे थे। अगर वे महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में नहीं होते, जहां केवल योग्य कुलीन लोग ही इस बिंदु तक पहुंच सकते थे, तो अर्जुन को संदेह होता कि उसके बगल में बैठा व्यक्ति मानसिक रूप से विकलांग है। क्या मैं तुम्हें जानता हूं? अर्जुन पूछे बिना नहीं रह सका। नहीं, लेकिन मुझे तुम बहुत दिलचस्प लगते हो। सांवले रंग के युवक ने अपनी मूर्खतापूर्ण हंसी जारी रखी। यह जवाब स्पष्ट रूप से अर्जुन को संतुष्ट नहीं कर पाया। चूंकि वह सांवला युवक कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था, इसलिए अर्जुन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने गहरी सांस ली और प्रकाश के द्वार से बाहर चला गया। प्रकाश के द्वार से गुजरते समय अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई चीज उसके शरीर के पास से गुजरी हो, जैसे उसके शरीर को स्कैन किया गया हो। इस भावना से वह बहुत असहज महसूस करने लगा। प्रकाश के द्वार से अंदर प्रवेश करने और आसपास के वातावरण को देखने के बाद अर्जुन ने पाया कि वह वहां अकेला था। जो लोग पहले अंदर आए थे वे सभी गायब हो चुके थे। एक पूर्णतया अलग स्थान, जमीन खाली थी और उस पर असीम धूसर रंग था। वहां कुछ भी नहीं था। धूसरपन का कोई अंत नहीं था और इसने उसे एक अजीब तरह का दमन का एहसास कराया। अचानक अर्जुन ने युआन क्यू की धमाकेदार आवाज सुनी। उसने तुरंत अपनी अंगूठी को छुआ और अचानक भून गया। उसने ब्लड रेड लोट्स तलवार को बाहर निकाल लिया था। महान महारानी के रहस्यमय क्षेत्र में परीक्षणों के दौरान हर मोड़ पर खतरा था और अर्जुन पहले से ही पूरी तरह से सतर्क था। अर्जुन ने देखा कि उसके पीछे अंतरिक्ष में एक आयामी दरार थी। एक सुंदर आदमी जिसका चेहरा भयानक था अंतरिक्षीय दरार से बाहर निकला। और जब अर्जुन ने देखा कि वह आदमी कौन था तो उसके हाव भाव बदल गए। वह था शौर्य चौहान। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही शानदार और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नाइट स्टोरीज चैनल पर। सभी नई कहानियों की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।